यस एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आई होप पिछले दोनों लेक्चर जो हम लोगों ने गोल के कवर किए हैं उनमें आप लोगों को हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मतलब आप लोग अगर क्वेश्चंस गोल के अटेम्प्ट करेंगे एज इन अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जेनेटिक्स के, तो आप लोगों को रेफरेंस वाइज अच्छा लग रहा है, सॉल्व हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस। कोई भी दिक्कत आ रही है तो वी वांट कि आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताएं। यू कैन रीच आउट टू अस ऑल्सो, या फिर अगर आपके पास रिकॉर्डिंग बैच है तो उसमें भी आप लोग हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल करके यू कैन कॉन्टेक्ट द फैकल्टी। ठीक है, कोई भी इशू आ रहा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं दैट वुड बी योर टेट्राड एनालिसिस। पहला टॉपिक आज हम लोग टेट्राड एनालिसिस का उठाएंगे। लास्ट ईयर 2020 अगर हम लोग बात करें 2024 में जो जून का आप लोगों का पेपर हुआ था बच्चों, उसके अंदर भी पार्ट सी के अंदर इवनिंग शिफ्ट के अंदर टेट्राड एनालिसिस का एक क्वेश्चन था। पार्ट सी के अंदर आपका मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर भी एक क्वेश्चन था, पर वो पार्ट बी के अंदर था। तो भाई सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है टेट्राड एनालिसिस से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आई होप आप लोगों ने जब लेक्चर देखा है उससे पहले जब हम लोगों ने पूरा रिकैप किया था तो उसके अंदर भी हम लोगों को पूरा समझ में आ गया था कि व्हाट इज टेट्राड एनालिसिस एक्चुअली। तो आज हम उसके एक साथ कंबाइंड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का होगा, सिर्फ टेट्राड एनालिसिस का नहीं होगा, उसके बाद हम लोग ब्लड ग्रुप के भी क्वेश्चंस करेंगे। ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। पार्ट बी के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और पार्ट सी के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और थर्ड हम लोग कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, ये तीनों छोटे छोटे क्वेश्चंस है लेकिन मिलजुल कर भाई अच्छा खासा रेशो ले जाते हैं जेनेटिक्स के अंदर ही। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है। जनरली टेट्राड एनालिसिस के जो क्वेश्चन है उसमें दो वेरिएंट्स के क्वेश्चन हमारे पास बन जाते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है न्यूरोस्पोरा के ऊपर जिसके अंदर ऑर्डर टेट्राड होता है, और न्यूरोस्पोरा के ऊपर अगर क्वेश्चन आया है तो हम लोग जीन और सेंट्रोमियर के बीच में ही डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास रेशोस के थ्रू हम लोग एसडीएस और एफडीएस को कैलकुलेट करते हैं। राइट है, इतना समझ में आ रहा है भाई। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन किसका बन जाता है, एक तो हमारे पास न्यूरोस्पोरा क्रासा का आ गया है और दूसरा हमारे पास किसका है भाई, दूसरा अरे भाई जिसके अंदर अनऑर्डर्ड टेट्राड बनता है, जिसके अंदर हम लोग दो जीन्स के बीच में अपना क्या निकाल सकते हैं बच्चों, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो पहले क्वेश्चन न्यूरोस्पोरा के ऊपर है, यानी कि ऑर्डर्ड टेट्राड है हमारा। ठीक है, रेशियो के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं। देखो अगर एफडीएस अगर हमारे पास होगा तो रेशियो हमेशा 1:1 होता है। एसडीएस में दो रेशियो हो सकते हैं, या तो 1:2:1 होगा या रेशियो 1:1:1:1 होगा आपके पास। ठीक है, अब आपके पास जो ये सेग्रीगेशन होता है आपके पास दो तरीके का है। अगर हम एम फेज के अंदर जाते हैं तो मियोसिस के अंदर एनाफेज 1 आता है और एनाफेज 2 आता है। एनाफेज 1 के अंदर आप लोगों के होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं। एक्चुअल में जब एसडीएस हो जाता है तो आपके पास जो सेग्रीगेशन कंप्लीट होके आता है वो आफ्टर मियोसिस 2 यानी कि एनाफेज 2 के बाद ही हमारे पास सेग्रीगेशन कंप्लीट होके आता है। उसी के बाद हमें पूरी रेशोज कलेक्ट होकर के मिलती है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन से इवेंट अकर हुए होंगे मियोसिस के अंदर और आप लोगों को करेक्टली एक्सप्लेन करना है कि कौन सा। अगर मैं टेट्राड को देखूं तो पहले दो कैपिटल ए के हैं, ये रहा एक कैपिटल ए, फिर है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए। तो पहले दो कैपिटल ए के हैं, फिर चार स्मॉल ए के हैं, दो कैपिटल ए के हैं, फिर चार स्मॉल ए के हैं, फिर दो कैपिटल ए के हैं। तो अगर मैं इसको दो से काट दूं तो मेरे पास रेशो बन जाएगी 1:2:1। ऑक्टाड है, टेट्राड की रेशो में मैंने कन्वर्ट कर दिया तो मेरे पास रेशो आ गई 1:2:1। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुई है। डेफिनेटली यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है। और अगर ये भी जानना है कि कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है तो सेकेंड और थर्ड क्रोमेटिड के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर हुई होगी, है ना, है ना। तो अरे भाई दो केसेस हमारे पास है, मेरे को पता था गलतियां करते हो भाई। सिंपल, जब भी ये क्वेश्चन आए एक तरीका ले लेना है कि अगर मेरे पास ये क्रोमेटिड है कैपिटल ए, दूसरी क्रोमेटिड है स्मॉल ए, क्रोमेटिड 1 2 3 4। अगर इसको मैं स्मॉल ए को ऊपर लेगा कैपिटल ए को इधर लेकर के आ गए तो सेकंड और थर्ड के बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो भाई आप लोगों का क्या होना चाहिए, तो आप लोगों का वो होना चाहिए कि स्मॉल ए ऊपर आ गया तब तो रेशो 1:1:1:1 आनी चाहिए है। लेकिन आपके पास स्मॉल ए बीच में है यानी कि ये वाला यहाँ पर मूव किया होगा, तो यानी कि आप लोगों का क्रॉसिंग ओवर 2 और 4 के बीच में हुई है, तभी तो आप लोगों की ए चारों एक साथ है और फिर कैपिटल ए है। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर किसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई होगी,
2 और 4 के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई होगी। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर तो हुई है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द सेंट्रोमियर एंड द जीन। न्यूरोस्पोरा है, ऑर्डर्ड है, तो हमेशा जीन और सेंट्रोमियर के बीच में डिस्टेंस निकलता है और वहीं पे क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। इसका मतलब पी तो बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन आता है या तो आर ठीक है या क्यू ठीक है, क्योंकि दिख रहा है हमें ऑप्शन के अंदर। इसमें बोल रहा है कि सेग्रीगेशन हो रहा है एलील ए और ए का मियोसिस 1 के अंदर। नहीं जी, अगर इसके और इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई है तो हमारे पास पहले तो ये दोनों सेग्रीगेट करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, फिर जाकर के आप लोगों के सिस्टर क्रोमैटिड सेग्रीगेट करेंगे। तो आखिर में सेग्रीगेटेड फॉर्म के अंदर हमारे पास जब एस्पोस्पोर्स के अंदर हमारे पास आएंगे, एस्कोमाइसेटीज के अंदर जो एस्पोस्पोर्स आएंगे वो सेग्रीगेट होके बच्चों मियोसिस 2 के बाद ही आएंगे। तो P फॉलोड बाई R हमारे पास ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। एस के अंदर बोल रहे हैं असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स ए एंड ए। अरे भाई दोनों के बीच में आई वांट यू ऑल टू राइट द डिफरेंस बिटवीन सेग्रीगेशन एंड असॉर्टमेंट। आप लोग चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताएंगे, ठीक है, कि क्या डिफरेंस है सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे दिखाई दे रहा है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आई थिंक यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, 13 होगा, हाँ ठीक है, ये है हमारे पास। दिख रहा है कि मेरे पास 2 अलील्स है, न्यूरोस्पोरा दिखाई दे रहा है ऊपर, कुछ नहीं बोल रहा है डिफरेंट ऑक्टाइड पैटर्न दे रखे। और अब ये बता दो कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, फिल इन द ब्लैंक करने। टोटल 300 है। एक बार सिर्फ जल्दी से ये देख लेते हैं कि कहाँ पर एफडीएस है, कहाँ पर एसडीएस है। ये देखो कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, तो 4:4 यानी कि रेशो 1:1। ये क्या है आप लोगों का फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन है। स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी, 4:4 यानी कि रेशो क्या हो गया 1:1, यानी कि ये भी क्या है फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन है। कोई क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर नहीं हो रखी। अब इधर देखिए कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, रेशो क्या आ गई 2:2:2:2, यानी कि 1:1:1:1, यानी कि अभी बताया था पिछली स्लाइड के अंदर ये कि ये कैसे होंगे हमारे सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन के आ गए। अब देखिए स्मॉल डी कैपिटल डी फिर स्मॉल डी फिर कैपिटल डी, तो वही सेम रेशो पिछले वाले की तरह, यानी कि ये भी सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन हुआ है। इधर भी देखिए 1:2:1 है, यहाँ पर भी सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन है। और इधर चेक करिए कि 1:2:1 है, यानी कि यहाँ पर भी सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन है। टोटल आपको बोल रखा है 300 है, तो अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो बिटवीन द जीन डी एंड सेंट्रोमियर, डी और सेंट्रोमियर के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो 1/2 इंटू में टोटल नंबर ऑफ एस्कर्स जहां पर सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन हुआ है वो कितने हैं, 14 + 16 30, 17 + 13 30, 30 + 30 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 300 मल्टीप्लाइड बाय 100। आपके पास मैथ यूनिट के अंदर या सेंटीमॉर्गन के अंदर आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 30, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो 30 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 10 सेंटीमॉर्गन आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए। 10 सेंटीमॉर्गन आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे 20 है, उड़ा दो, पहले कुछ नहीं देखा हमने, सीधा उड़ा दिया। अब बोल रहा है बेस्ड ऑन द अबव फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द फर्स्ट 2 कॉलम्स, पहले 2 कॉलम्स कौन से हैं समझ गया, हाँ ये है पहला कॉलम, ये रोज होती हैं, ये कॉलम होते हैं, है ना, पता है ना भाई। तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। तो द फर्स्ट 2 कॉलम्स रिप्रेजेंट, इनके अंदर हो क्या रहा था, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन था, यानी कि यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। तो द फर्स्ट 2 कॉलम्स आर फ्रॉम मियोसिस विद नो क्रॉसओवर, बिल्कुल सही बात है। डी एंड ए, यानी कि कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, किसके बीच में, जीन के बीच में और सेंट्रोमियर के बीच में। तो जीन के बीच में और सेंट्रोमियर के बीच में। अरे भाई न्यूरोस्पोरा ऑर्डर्ड ऑक्टाइड के अंदर हमेशा जीन और सेंट्रोमियर की ही बात होती है। ये तो उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे उसकी एलेलिक फॉर्म प्रेजेंट होगी, किसी के खोपड़े में ये बात तो नहीं चल रही ना, तो सेंट्रोमियर ही आएगा इधर। तो अब बोल रहा है द पैटर्न फॉर दीज 2 कॉलम, उन्हीं वालों की बात कर रहा है। दीज 2 कॉलम रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। इधर सेकंड लिख रखा है, इधर फर्स्ट लिख रखा है, तो यही ऑप्शन होगा। द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड द सेंट्रोमियर कितना है, अभी निकाला था 10 सेंट्रोमियर है, तो बिल्कुल भाई ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इधर, करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रही है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही बता दो भाई ये कौन सा है, ऑर्डर्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है, सैक्रोमाइसीस के अंदर अनऑर्डर्ड होता है। पाइसम सेटाइवम कहाँ पड़ा है, पाइसम सेटाइवम, अरे भाई मेंडल का वो है प्लांट है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मोर्गन का प्लांट। अब देख लो बस क्या पूछ रहे हैं। Segregation of alleles can occur at anaphase 1 or at anaphase 2 of the misses, दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है। With reference to this statement, which of the following organism is an ideal model system for identifying stage of allelic segregation at meiosis? अरे भाई कहाँ पर हम लोग बिल्कुल आइडियली स्टडी कर सकते हैं। कोई क्रॉसिंग नहीं हो रही, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन होता है एनाफेज 1 के अंदर ही हो जाएगा, यानी कि न्यूरोस्पोरा। क्रॉसिंग ओवर हो रही है तब भी न्यूरोस्पोरा के अंदर, क्योंकि ऑर्डर्ड है ना, सब अच्छी तरीके से पता चल जाता है। तो जब भी हम लोगों को सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ना है, सेंट्रोमियर और जीन के डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, वी टेक द मॉडल ऑर्गेनिज्म एज ड्यूरोस्पोरा क्रासा। अगर मुझे क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है तो हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को लेते हैं। अगर मुझे मेंडल के लॉस पढ़ने हैं तो मैं पी प्लांट को उठाती हूँ, और अगर मुझे अनऑर्डर्ड का कुछ पढ़ना है तो मैं सैक्रोमाइसिस को उठाऊंगी। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वैसे तो ये वाला क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि गोल जब हम लोग सॉल्व कराते हैं क्लासेस के अंदर भी, तब ये क्वेश्चन मतलब अगर आप लोग गोल के अंदर भी चेक करेंगे तो भाई ये क्वेश्चन ना आप लोगों को स्टार के साथ इसका आंसर मार्क्ड है, यानी कि क्वेश्चन कैंसिल आउट हो गया था। तो जिस किसी ने अगर अटेम्प्ट भी किया होगा तो उसको फ्री के नंबर मिले होंगे इधर। पर अपन लोग इसमें चलो अटेम्प्ट, हम आंसर पे नहीं पहुंचेंगे, आंसर गलत होगा तभी तो हम लोग इसका स्टार मार्क करके सीएसआर नेट ने ग्रेस मार्क्स दिए होंगे ना। तो हम सिर्फ इस क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या घपला है इधर, क्या है, क्या बात करना चाहता है, हो क्या रहा है। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि सेंट्रोमियर पोजीशंस को हम लोग मैप कर सकते हैं लीनियर टेट्राड के अंदर। किसके अंदर बच्चों, लीनियर टेट्राड्स के अंदर। तो लीनियर टेट्राड आप लोगों का भाई हमारे पास न्यूरोस्पोरा की बात चल रही होगी। इन सम फंगस अ क्रॉस वाज मेड बिटवीन टू स्ट्रेन्स। सबसे पहली बात है, जब हम लोग न्यूरोस्पोरा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहली चीज ये आती है कि न्यूरोस्पोरा लीनियर टेट्राड है, ऑर्डर टेट्राड है, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन और सेंट्रोमियर की बात होती है, दो जीन्स की बात नहीं होती। इसने यहाँ पे लीनियर भी बोल दिया और ये दो ले भी रहा है, तो यानी कि ये मिक्स करना चाहता है क्वेश्चन। और आप लोग अभी तक इन दी हिस्ट्री ऑफ सीएसआर नेट, आप लोग अगर टेट्राड एनालिसिस के क्वेश्चंस उठाते हैं और जब भी सीएसआर नेट ने मिक्सिंग किया क्वेश्चंस की, हमेशा क्वेश्चन ग्रेस मार्क्स में गया है। आप उठा के देख लीजिए, या तो क्वेश्चन सीधा स्ट्रेट न्यूरोस्पोरा पे ही आएगा और मिक्स किया है तो फ्री के नंबर मिले हैं। मतलब मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, बट यू कैन अज्यूम थिंग्स। ठीक है, अब बोल रहा है कि टोटल 100 लीनियर टेट्राड यहाँ पर एनालाइज किए गए हैं। जीन ए और बी लोकेट हैं दो आर्म्स के ऊपर क्रोमोसोम के अंदर। अगर मैं सैक्रोमाइसिस सर्विएसी की बात करूं, यानी कि अनऑर्डर्ड टेट्राड की बात करूं, तो बच्चों वहां पर हमारे पास तीन तरीके के हम लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो था हमारे पास पैरेंटल डाई टाइप, यानी कि पीडी देखने को मिलता है, जहां पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही होती, या क्रॉसिंग ओवर अगर हो रही होती है तो हमारे पास दो वहां पर क्रोमैटिड्स इन्वॉल्व हैं। या मेरे पास नॉन पैरेंटल डाई टाइप या फिर टेट्रा टाइप, ठीक है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर या फिर डबल क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्विंग 3 स्ट्रैंड्स, और ये चारों स्ट्रैंड्स के बीच में इन्वॉल्व हो रहा हो हमारे पास। तो ये केसेस हमारे पास पॉसिबल होते हैं। अब बच्चों हमारे पास डिस्टेंस निकालते हैं हम अनऑर्डर्ड के अंदर। हम लोग ए और बी के बीच में, दो जीन्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, टेट्रा टाइप और नॉन पेरेंटल डाइट टाइप और टोटल को ले करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/2 ऑफ नॉन पेरेंटल डाइट टाइप प्लस टेट्रा टाइप डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये बोल रहा है कि अब अगर आप ये देखो, आपने को बोला है कि पेरेंट्स क्या है आपके पास, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी, तो ये पेरेंट है। ठीक है, पेरेंटल डाई टाइप होगा यही सेम दो दो कॉपीज में हो। नॉन पेरेंटल होगा ए पॉजिटिव बी ए बी पॉजिटिव की दो दो कॉपीज, और चारों डिफरेंट आ रहे तो टेट्रा टाइप हो।
ठीक है। अब देखो 1 के अंदर ए बी दिखाई दे रहा है, फिर ए पॉजिटिव बी है, फिर ए बी पॉजिटिव है, फिर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव है। 4 अलग अलग गैमेट है, चारों अलग अलग है, यानी कि ये तो टेट्रा टाइप की बात है। नेक्स्ट पे पढ़ो, ए बी है, ए बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव बी है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव है, यानी कि ये रहा ए बी, ये दोनों भी अलग है, ये भी अलग है, यानी कि ये भी मेरे पास टेट्रा टाइप की ही बात है। अब इसमें देखो ए बी ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, यानी कि दोनों पेरेंट के जैसे ही है, इसका मतलब ये पेरेंटल डाई टाइप है। ये देखो ए बी ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए बी ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो यानी कि ये भी पेरेंटल डाई टाइप है। अब इसमें देखो ए बी ए पॉजिटिव बी, ए बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी। अब अगर इधर मैं देखूं तो इधर उसने थोड़ा सा घपला कर रखा है, ये वाला समझ में नहीं आ रहा ये बनाया कैसे उसने, है ना। अगर तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबिलिटी चल रही है हमारे पास, हाँ जी, कुछ भी पॉसिबिलिटी चल रही है तो भाई ये तो कभी नहीं बनना चाहिए कि ए पॉजिटिव बी 2 बार आ रहा है, ये तो पेरेंट भी नहीं है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। या तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा होगा कि ये थोड़ा सा दे रखा होगा, तब जा करके ये शायद इसका प्लस लगाना भूल गए हो, इधर में भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉन पेरेंटल डाइटअप, या तो हमारी टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, फॉर श्योर टाइपिंग में मिस्टेक होगी, इधर टेबल बनाई होगी, तो इधर होगा ए बी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये नॉन पेरेंटल डाई टाइप का है। अब आपके पास बोल रहा है कि क्लास 1 इज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसओवर बिटवीन ए एंड द सेंट्रोमियर। अब अगर मैं खाली ए वाले को देखूं, अगर मैं बच्चों खाली ए वाले जीन के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर ए वाला जो है ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर दोनों की बातें चल रही है। आप 2 जीन्स को लेकर के चल रहे हो, तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे कि ये अनऑर्डर्ड टेट्राड है। फिर आप बोल रहे हो कि भाई ए और सेंट्रोमियर को कंपेयर करो, वो तो हम लीनियर टेट्राड में लेकर के चलते थे, फिर तो सारी बातें ही यहाँ पर गलत हो जाएंगी। तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि भाई हो कैसे रहा है, क्लास 1 टेट्राड टाइप है, फिर आपने ए और सेंट्रोमियर के भी ऊपर लिख दिया, वहां लीनियर टेट्राड लिख दिया, टेबल आप लोगों ने अनऑर्डर्ड टेट्राड की लिख दी। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है। अगर यहीं पर होता फॉर एग्जांपल क्लास 2 टेट्रा टाइप है, इज द रिजल्ट ऑफ डबल क्रॉसओवर इन्वॉल्विंग 3 स्ट्रैंड्स बिटवीन ए एंड द सेंट्रोमियर। अरे भाई नहीं, ए और बी जीन के बीच में आप लोगों के पास डबल क्रॉसओवर है, तो इसलिए क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक्स है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन कैंसिल आउट किया गया है। पर आपका क्वेश्चन आए तो आप जरूर एक बार ट्राई करके देखना। हाँ, ये क्यों डाला है इसके अंदर, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज एक बार आप लोग इसको भी देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को, फिर मैं सॉल्व करवाती हूँ। कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज बताइएगा। चलो पढ़ो भाई। क्वेश्चन के अंदर बच्चों एक डीएनए मार्कर की प्रोफाइल आप लोगों को दे रखी है। पेरेंट्स है P1 और P2, और उनके जो गैमीट्स प्रोड्यूस हुए हैं फ्रॉम द F1 प्रोजेनी आई। अरे P1 और P2 का जो भी फ्यूजन हुआ उससे आपकी F1 प्रोजेनी बनी। उसके बाद 8 डिफरेंट पैटर्न्स DH1 से DH8 ऑब्जर्व किए गए गैमीट्स के अंदर। द नंबर्स आप लोगों के पास जो दे रखे हैं बिलो DH1, वो आपके पास हर एक केसेस के आप लोगों को बता रखे हैं। फिर बोल रहा है कि ये फॉलोइंग स्टेटमेंट है कि कौन से एलिलिक है कौन से नॉन एलिलिक है। देखो बच्चों, अगर तो एलिलिक होंगे तो सेग्रीगेशन होगा जब उनका गैमीट फॉर्मेशन होगा, ऑफ कोर्स ही बात है हमारे पास। अगर मैं देखूं, अगर मैं इसके अंदर देखूं, आपके पास ABCD P1 के पास है, E और F P2 के पास है, ठीक है। F1 के अंदर जो आए हैं, F1 के अंदर ये देखो ये बैंड आया है, अभी ये नहीं पता ये A का है E का है, यहाँ पर भी बैंड आया है, इधर F का भी बैंड आया है, इधर B का भी बैंड आया है। ये देखिए B का बैंड आया है, ये F का बैंड आया है, ये C का बैंड है और ये D का बैंड है। अब ये वाला बैंड किसका है, A का है कि E का है, क्योंकि ये वाला बैंड भी इसके अंदर आया है। अब देखो DH1 जिसका नंबर है 12, दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ,
इसका नंबर 12 है, इसका नंबर 13 है। यहाँ पर 14, 11, 10, 15, 14 और 11 ये नंबर आप लोगों के साथ में दे रखे। अब अगर मैं इसके अंदर देखूं तो हमारे पास लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि जो 12th वाला है, जहां पर आपके पास DH1 है, इसके अंदर आपके पास ये आ रहा है, B भी आ रहा है, आपके पास C भी आ रहा है और आपके पास D भी आ रहा है। ठीक है, ये पढ़ना भी सीखेंगे, उससे पहले ऑप्शन देखो। बोल रहा है B और F आर लाइकली टू बी एलिलिक इन नेचर। क्या बोल रहा है कि भाई B और F जो है वो लग रहा है कि वो एलिलिक है। क्या है? एलिलिक है आपके नेचर के अंदर। फिर बोल रहा है C और D आर लिंक्ड इन ट्रांस और उनके पास मैपिंग डिस्टेंस है 24 सेंटीमॉर्गन का। कितने का है बच्चों? 24 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस भी आप लोगों को बोल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि जो B है वो असॉर्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम मार्कर C। तो अब बोल रहा है कौन सा इनमें से कॉम्बिनेशन करेक्ट है जिसकी सारी की सारी स्टेटमेंट सही होंगी। अगर मैं ऑप्शंस को भी देखूं, या तो सारे ही सही हैं, P सही हो सकते, तो पहले P को ही ना देख लिया जाए, क्योंकि 3 ऑप्शन में P करेक्ट दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है हमारे पास P होने की। ठीक है, अब देखिए, बोल रहा है B और F एलिलिक है नेचर के अंदर। B और F एलिलिक है नेचर के अंदर। अब देखो, आपके पास एलिलिक का मतलब है यानी कि गैमीट्स के अंदर या तो B मिलेगा या F मिलेगा। ठीक है, गैमीट्स जब इसके बनेंगे, अरे एक बात देखो, कैपिटल A स्मॉल a, सपोज आपके पास ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलोगस पेयर है। अगर इधर A है, इधर स्मॉल a है, तो जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो एक गैमीट के अंदर A जाएगा, एक गैमीट के अंदर स्मॉल a जाएगा। दोनों अगर एक के अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब उस गैमीट के अंदर कोई भी क्रोमोसोमल एब्रिवेशन हुआ। तो अगर तो ये एलिलिक है, कोई भी अगर हम मार्कर बोल रहे हैं वो एलिलिक है नेचर के अंदर, तो वो कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए, उनका सेग्रीगेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो अब देखो, इस जो इसके अंदर B है, इसके अंदर F है तो B नहीं है, इसके अंदर B है तो F नहीं है, इसके अंदर F है तो B नहीं है, B है तो F नहीं है, F है तो B नहीं है, B है तो F नहीं है और F है तो B नहीं। लग रहा है भाई साथ में चल रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो मेरे को तो लग रहा है कि P स्टेटमेंट सही बोल रहा है कि मार्कर्स जो B और F है वो एलिलिक है नेचर के अंदर। अब बोल रहा है कि जो C और D है वो लिंक्ड है ट्रांस के अंदर और उनके पास मैप डिस्टेंस है 24 सेंटीमॉर्गन का। 24 सेंटीमॉर्गन का मैप डिस्टेंस होने का मतलब है कि हमारे पास 24% आपके पास रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म हुए हैं और बाकी पेरेंटल है। इसका मतलब C और D अगर लिंक्ड है तो सब जगह मैक्सिमम 74% केसेस के अंदर आपको C और D साथ में दिखाई देने चाहिए, अदरवाइज आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। अब अगर मैं देखूं तो C और D ये रहे, C और D यहाँ पर भी साथ में है, C और D यहाँ पर भी साथ में है और C और D यहाँ पर भी साथ में। सिर्फ 3 केसेस में साथ में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहीं पर उनकी लिंकेज है। अब अगर मैं यहाँ से इनका टोटल कैलकुलेट कर लूं तो 12 + 14 + 13, ठीक है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया और ये 3 39 हो गए हमारे पास। 15 और 10 25, 25 और 11 हमारे पास 36। देखो भाई 25 हो गया, फिर हमारे पास 11 और 11 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा और फिर एक लास्ट में 14 बच जाएगा। तो 5 और 4 9 प्लस में 2 कितना हो जाएगा? 11, 2 2 4 5 6। तो अब इसको और कैलकुलेट कर लो, 9 + 1 10, 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। अब ये मत बोल देना ऊपर 100 लिखा हुआ था। अब देखो, यानी कि टोटल 100 हो गए। तो अगर मुझे ये देखना है कि वहां पर डिस्टेंस कितना है, तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स मुझे दिखाई दे रहा है कि इन तीनों के अंदर ही सिर्फ लिंकेज हुई है, बाकी सब के अंदर क्या है? रिकॉम्बिनेशन हुआ है, और वो मुझे इनके सम से ज्यादा भी दिखाई दे रहा है, यानी कि वैल्यू जो है वो 24 सेंटीमॉर्गन से भी ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब वो लिंक्ड तो नहीं है, लिंक्ड तो नहीं है वो आप लोगों के, है ना, लिंक्ड तो नहीं है। तो 24 सेंटीमॉर्गन तो आना वहां पर मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब देखिए, बोल रहा है कि बी असॉर्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम मार्कर सी, इंडिपेंडेंटली फ्रॉम मार्कर सी। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है कि बी और सी या साथ में जाए, है ना, या बी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम बोलते थे
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है, ये होता है हमारे पास। सॉरी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ जाए, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जाए, या स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ जाए, या स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ जाए। तो यहाँ पर अगर बी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता सी के साथ, तो कैप स्मॉल बी स्मॉल सी के साथ जाए, या मार्कर स्मॉल बी सी के साथ ना जाए, किसी और के साथ भी चला जाए, तो वही हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाएगा। अब इधर देखो, बी ये रहा और हमारे पास सी ये है। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर देखूं असॉर्टमेंट के बारे में, तो बी यहाँ पर है, सी इधर भी है, बी इधर है, इधर भी सी है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी नहीं है, फिर दोबारा से इधर कोई सी है ही नहीं, यहाँ पर देखो बी है तो सी, तो बी और सी साथ में आ रहे हैं इन तीन केसेस के अंदर, और सी सिर्फ और सिर्फ, या फिर हम बोले कि बी खाली एक के अंदर ही अलग आ रहा है, अदरवाइज वो हमेशा उसके साथ जा रहा है। तो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर रहा होता तो वो इसके साथ क्यों जा रहा होता? अरे भाई वो इसके साथ क्यों जा रहा होता है? इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं चल रहा है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं चल रहा है हमारे पास। कहाँ गया? अरे समझ में आ रही है? इसका मतलब ये भी मुझे तो गलत लग रहा है। तो अगर मैं देखूं कि मैंने क्यू को अगर वैसे ही उड़ा दिया था, तो ये ऑप्शन भी उड़ गया और ये ऑप्शन भी उड़ गया, और पी मैं पहले ही बोल रही हूँ कि वो सही है, तो वैसे ही आंसर पी ओनली पे चला जाना चाहिए था, वैसे ही आंसर बच्चों पी ओनली पे चला जाना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी इस वाले का किसी बच्चे को अगर डाउट है तो प्लीज वो आंसर निकाल के देख सकते हैं। आप लोगों को मैप डिस्टेंस निकालना आता है, जितने नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट है, जितने आपके पास टोटल है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपके पास आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा आपका आंसर बच्चों, ठीक है। इधर देख लीजिए, पी और किसकी बात हो रही थी यहाँ पर? सी और डी की बात हो रही थी, तो सी और डी की बात हो रही थी, सी डी सी डी सी डी, ठीक है, सी डी। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इधर ट्रांस में लिंक्ड है, तो ट्रांस में लिंक्ड होने का मतलब आपके पास दो कंडीशन होती है ना, या तो दोनों साथ में आए, सिस सेम सेम सिस, डिफरेंट ट्रांस। तो अगर ट्रांस में लिंक्ड है तो आपके पास इन कंडीशंस को देखना पड़ेगा आपको, इस वाली कंडीशन को देखना पड़ेगा आपको, इस वाली को देखना पड़ेगा आपको, इस वाली को देखना पड़ेगा, इस वाली को देखना पड़ेगा, और इस वाली को देखना पड़ेगा। तो अब ये सारे पेरेंटल हैं, बाकी रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे जब वो साथ में आ रहे हैं आपके पास, सी डी और सी डी। तो 14, 12 और 11 को आप लोग ऐड करना, 14, 12 और 11, 4, 5, 6 प्लस 1, 7, 1, 2, 3। तो यहाँ पर 37 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि टोटल प्रोजेनी 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 37 सेंटीमोर्गन आ रहा है। तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एलिलिक नॉन एलिलिक की बात है, जल्दी से बताइए और प्लीज चैट बॉक्स में इसका आंसर भी लिखिए, ठीक है। यस एवरीवन, फास्ट। हाँ, ये इन्होंने लिंकेज रिकॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर डाल दे, कोई बात नहीं। बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है बिटवीन टू मेटिंग टाइम्स P1 एंड P2 ऑफ न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा के अंदर ऑर्डर्ड वाला सीन आ गया है, लेट टू अ डिप्लॉयड एस्कस, जिसकी वजह से एक डिप्लॉयड एस्कस आपके पास बन रहा है, जिसके बाद दोबारा से 8 हेप्लॉयड एस्कोस्पोर्स, यही तो नॉर्मल उसके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस चलता है। अ सेट ऑफ DNA मार्कर्स रिप्रेजेंटिंग टू लिंक्ड लोकाई वाज एनालाइज्ड
in P1 and P2 and octets labeled 0, 1, 2, 8 arranged from tip to the base of the SS. The observed profile is represented below. ठीक है, अब फिर से वही एलिलिक और नॉन एलिलिक की बात हो रही है यहाँ पर। P1 के अंदर AB था, P2 के अंदर CD था। ठीक है, अगर मैं 1 के अंदर देखूं तो यहाँ पर मुझे A दिखाई दे रहा है और B दिखाई दे रहा है। 2 के अंदर अगर मैं देखूं तो A दिखाई दे रहा है और B दिखाई दे रहा है। 3 के अंदर अगर मैं देखूं तो A दिखाई दे रहा है और D दिखाई दे रहा है। 4 के अंदर भी A दिखाई दे रहा है और D दिखाई दे रहा है। 5 के अंदर मुझे C दिखाई दे रहा है और B दिखाई दे रहा है, फिर C और B, फिर C और आपके पास D दिखाई दे रहा है, फिर से C और D दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास सिनेरियो चल रहा है क्योंकि एक ऑर्डर टेट्राड है। हमें ये पता है कि यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। तो अगर P1 की वजह से आपके पास A और B एक साथ आ रहे थे और P2 के अंदर आपके पास C और D थे, तो आपके पास जो डिप्लॉइड बनता उसके पास A B C D चारों आते। तो समझ के देखो, कुछ इस तरीके से है, एक से मेरे पास A आ रहा है और B आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। अब एलिलिक है, नॉन एलिलिक है, वो अब हम लोग एनालाइज करते हैं। अगर इसके अंदर बोल रहा है कि बैंड्स जो हैं A और C आर एलिलिक और सेग्रीगेशन मियोसिस 2 के अंदर हो रहा है। अगर A और C एलिलिक है तो भाई आप लोगों के पास एलिलिक का सेग्रीगेशन होगा, इसका मतलब वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे कहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं 2 क्रोमोसोम्स को बना करके चल रही हूँ यहाँ पर कि सपोज ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये बोल रहा है A और C आप लोगों का क्या है, एलिलिक है नेचर के अंदर। तो यानी कि उनका अगर सेग्रीगेशन होगा मियोसिस 2 के अंदर, अगर आप लोगों का सेग्रीगेशन होके आ रहा है उनके अंदर, तो आपके पास अच्छा एक और चीज, ए बी ये पैरेंटल है दोनों के दोनों, AD रिकॉम्बिनेंट है, AD रिकॉम्बिनेंट है, फिर CB फिर से रिकॉम्बिनेंट है, C और D ये भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है, डिफरेंस आए हैं। यहाँ पर A और D आप लोगों के आ रहे हैं और यहाँ पर C और B आप लोगों के आ रहे हैं। ये भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी बच्चा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब A आप लोगों का अगर मैं देखूं A और D आ रहे हैं, इसका मतलब ये डिफरेंट है, हमारे पास आ रहे हैं ना, तभी तो सेग्रीगेट होके हमारे पास आ गए हैं। A और C साथ में आप लोगों के नहीं दिखाई दे। A और C एलिलिक है और सेग्रीगेशन हो रहा है ड्यूरिंग मियोसिस 2। फिर बोल रहा है कि B और D आप लोगों के क्या है, एलिलिक है। आपका A और B साथ में थे पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अंदर, तब जाकर के क्या हुए हैं, सेग्रीगेट हुए। अरे समझ आई कि नहीं आई? यस एवरीवन। अरे भाई बढ़े आगे, बढ़े। देखो ये आपके पास अगर कभी भी इन क्वेश्चंस को करना हो, आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि सपोज आपके पास न्यूरोस्पोरा के अंदर जब भी हम करते हैं एक ही जीन को लेते हैं, ठीक है, ए है उसके एलिलिक फॉर्म स्मॉल है, सेग्रीगेशन हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होता है। अब मैं अगर देख रही हूँ तो ये दोनों कॉम्बिनेशन पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, इनको हटाओ, इनको देखते हैं, सिर्फ इन वालों को एनालाइज करते हैं। मेरे पास रिकॉम्बिनेंट्स के अंदर A और D एक साथ आ रहे हैं, C और B एक साथ आ रहे हैं, यानी कि रिकॉम्बिनेशन अगर हुआ होगा, अरे भाई रिकॉम्बिनेशन अगर हुआ है सेंट्रोमियर और जीन के अंदर, तो आपके पास तभी ये आए हैं। इसका मतलब यहाँ पे मैं देख रही हूँ A और B मेरे पास साथ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि अगर मैं एक जीन के ऊपर डेफिनेटली A होगा और एक जीन के ऊपर डेफिनेटली क्या होगा, आप लोगों का D होगा, तभी B होगा, तभी तो वो उन लोगों का सेग्रीगेशन हो गया, पेरेंटल में आ गए। दूसरे के अंदर देखो C हो गया और फिर क्या हो गया, D हो गया। रिकॉम्बिनेशन अगर मुझे करना है तो A और D के बीच में हुआ होगा, तो आपके पास एक रिकॉम्बिनेंट AD बन सकता है और एक आपके पास C भी बन सकता है, यही तो हो सकता है, AD बन सकता है और C भी बन सकता है, और ये यहाँ पे हो भी रहा है। अब किसी के दिमाग में चल रहा हो कि मैडम दूसरा केस लेकर के देखो, आप A और C को एलिलिक बनाओ। अरे बच्चों A और C को अगर मुझे एलिलिक बना दिया तो हमारे पास यहाँ पर A और C का बैंड दिखना चाहिए था ना। अगर A और C एलिलिक बन जाकर सेग्रीगेशन हो रहा होता मियोसिस 2 के अंदर, तो आपके पास तो ये सिनेरियो आना चाहिए था। अच्छा, C और D एलिलिक सेग्रीगेशन में क्यों नहीं हो रहे हैं हमारे पास, और सेग्रीगेशन मियोसिस 1 के अंदर नहीं हो रहा है। आप B D को बोल दो या आप C D को बोल दो, आप किसी को भी बोल दो, आपके पास सिनेरियो सेम चलना चाहिए। तो हमारे पास एलिलिक सेग्रीगेशन हो रहा है और मियोसिस 2 के अंदर हो रहा है, इसका मतलब B और D हमारे पास क्या है, एलिलिक फॉर्म्स और सेग्रीगेशन हो रहा है किसके अंदर बच्चों,
मियोसिस 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल वालों को हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट बच्चों, मैंने आपको कहा था कि हम लोग कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट भी करेंगे। उससे पहले एक और क्वेश्चन हमारे पास बचा है टेट्राड एनालिसिस का। क्वेश्चन के अंदर फिर से आप लोगों को टेट्राड एनालिसिस का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और फिर से ये मुझे दिख रहा है कि न्यूरोस्पोरा ऑर्डर्ड वाला है। क्वेश्चन के अंदर चेंज, और ये क्वेश्चन इस साल जो पार्ट सी के अंदर था उसके अंदर एक पॉइंट था कि जब भी आप लोगों को परसेंटेज निकालने, देखो दो चीजें निकलती हैं, एक तो है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 इंटू में एसडीएस डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके थ्रू डिस्टेंस निकलेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है इन व्हाट परसेंट ऑफ मियोसाइट्स डिड सेग्रीगेशन अकर एट NF2। तो सेग्रीगेशन NF2 के अंदर तभी होगा जब आपके पास सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन हुआ, यानी कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यानी कि जितने के अंदर भी एसडीएस हुआ होगा डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 आपके पास टोटल मियोसाइट्स आएंगे जिनके अंदर आपके पास क्या हुआ है NF2 के अंदर सेग्रीगेशन। अरे परसेंटेज निकालना है ना, तो परसेंटेज निकालने का तो यही तरीका होता है, जिनके बारे में पूछ रहे हो डिवाइड करो टोटल से, मल्टीप्लाई करो 100 से। ठीक है, अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि 10% 100 का कितना होगा भाई, 10% आपसे पूछे कि 100 रुपीज है, इसका 10% कितना होगा, 10 रुपए होगा ना। तो आपसे पूछ रहा है कि मियोसाइट्स की कितनी परसेंटेज है जो NF2 के अंदर आई है, तो एसडीएस ही NF2 के अंदर आते हैं, तो टोटल से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ पर देखो कैपिटल ए फिर स्मॉल ए, रेशो 1:1, यानी कि फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन है, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन है। इधर अगर मैं देखूं कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी कि 1:1 सेकंड डिवीजन, 1:1 सेकंड डिवीजन, 1:2 सेकंड डिवीजन, 1:2 सेकंड डिवीजन। ठीक है, तो अब इन चारों मियोसाइट्स के अंदर आप लोगों का सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन हुआ और ये कितने हैं, 16 को 14 से करूं 30, 18 को 12 से ऐड करूं 30, 30 प्लस 30 60 डिवाइडेड बाय टोटल 400 से मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे ये कट गया। अब 60 को 4 से अगर मैं डिवाइड करूं, 4 1 जा 4, 2 बच गए आप लोगों के पास, 4 5 जा 20। तो 15% मियोसाइट्स आप लोगों के क्या करेंगे बच्चों, सेग्रीगेट करेंगे। अब कुछ बहुत महान बच्चे आप लोगों के लगा देते हैं एसडीएस को, 60 को हाफ से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, 30 को 4 से डिवाइड करेंगे वो, अब उसका 15 का हाफ कर दो 8.5 करके, मैडम हमारा तो आंसर ठीक हो गया है। नहीं बच्चों, आप लोगों का आंसर उस टाइम पे ठीक नहीं हुआ होता। अब हम लोगों को नेक्स्ट आप लोगों का टाइप क्वेश्चंस का टाइप करना है बच्चों। यहाँ पर टेट्राड एनालिसिस के क्वेश्चंस आप लोगों के खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं ब्लड ग्रुपिंग और कॉम्प्लीमेंटेशन के। हाँ जी, ब्लड ग्रुपिंग और कॉम्प्लीमेंटेशन के, वेट में स्लाइड लगा दूं बस। चलिए बच्चों, यहां से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे ब्लड ग्रुपिंग के एंड कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ मदर ऑफ ब्लड ग्रुप ए, एक मम्मी है जिसका ब्लड ग्रुप है क्या भाई, मम्मी जो है उनका ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव का, मदर का ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप है, सॉरी नॉट पॉजिटिव। तो ओ ब्लड ग्रुप होने के लिए जीनोटाइप होना चाहिए आई। ठीक है, हैज अ ग्रुप, हैज अ चिल्ड्रन जिसका ओ है, तो यानी कि इनका जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका भी ब्लड ग्रुप क्या है आपका, ओ है, यानी कि आई 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 आई। इसका मतलब पापा के अंदर उसके जीनोटाइप के अंदर कम से कम एक आई तो प्रेजेंट होना चाहिए। तो फादर का ना ही तो ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, ए बी ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर एक स्मॉल आई तो आना जरूरी है। यानी कि ओ के अंदर अगर आपके पास आ रहा है, ओ आपको बच्चे का बनाना है, तो फादर के पास कम से कम आई तो होना चाहिए। तो अगर मैं ए ब्लड ग्रुप देखूं तो ए ब्लड ग्रुप में अगर फादर का जीनोटाइप है कुछ इस तरीके से तो भी पॉसिबिलिटी है, फादर का ब्लड ग्रुप है और उसका जीनोटाइप है इस तरीके से तो भी पॉसिबिलिटी है, और फादर का ब्लड ग्रुप ही ओ है तो भी पॉसिबिलिटी है। तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, तो तीनों में से कोई भी हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन ये मुझे दिखाई दे रहा है कॉम्प्लीमेंटेशन का।
बच्चों कॉम्प्लीमेंटेशन के अंदर देखो, आप लोगों के पास अगर मैं बोलूं कि ए और बी दो आपके जीन्स हैं जो मिल करके ना एक वाइल्ड टाइप फॉर्म को बना रहे हैं, लेकिन अगर इनके अंदर एक में भी म्यूटेशन हो गई तो आपके पास म्यूटेंट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, म्यूटेंट फॉर्म आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरीके से जीनोटाइप है आपके पास। अब शर्त ये है कि ए और बी दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे भी प्रेजेंट है। आपके पास ए अलग पे है और आपके पास बी अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिर्फ एक के अंदर म्यूटेशन हो गई, यानी कि जो म्यूटेशन हुई है वो ट्रांस कंडीशन में अगर हो जाए तो ट्रांस कंडीशन में आप लोगों की कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाता है और आपके पास आपकी वाइल्ड फॉर्म आ रही है। अगर फॉर्म ये है तो वाइल्ड आ ही रहा है। अगर एक के अंदर भी म्यूटेशन हो रही है, दोनों जीन्स में एक एक एलेलिक फॉर्म के अंदर म्यूटेशन हो गई तो भी वाइल्ड टाइप आ रहा है। लेकिन अगर म्यूटेशन सेम जीन के अंदर हो रही है, यानी कि म्यूटेशन सिस में हो जा रही है, तो कोई कॉम्प्लीमेंटेशन हम लोगों को देखने को मिलता नहीं है। यानी कि स्मॉल ए कैपिटल बी तो भी कोई वाइल्ड टाइप फॉर्म नहीं आएगी। तो और अगर आपके पास कैपिटल ए स्मॉल बी हो तो भी आपके पास कोई वाइल्ड टाइप फॉर्म नहीं आएगी, यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हम बोलते हैं कि म्यूटेशन हम लोगों की कैसी हो, म्यूटेशन अगर आप लोगों की एलिलिक हो तो कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, याद रख लो इस बात को। ठीक है, और म्यूटेशन अगर आप लोगों की नॉन एलिलिक हो, नॉन एलिलिक म्यूटेशन हो तो वहां पर हमेशा कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, कॉम्प्लीमेंटेशन आप लोगों का हो जाता है। तो अब बोल रहा है कि 4 डिफरेंट म्यूटेंट लाइंस थे जो सिमिलर फिनोटाइप। हमेशा हम इन तरीके के क्वेश्चंस को एक बॉक्स के फॉर्म में, हम लोगों के पास एक कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट होता है जिसके अंदर हम लोग ये 4 इस तरीके से टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने बना दिया यहाँ पर। जो ये बोलना चाहता है, बोल रहा है कि फ्रॉम अ जेनेटिक स्क्रीन व्हेन जेनेटिक क्रॉसेस अमंग दीज म्यूटेंट्स वर कैरिड आउट, द फर्स्ट म्यूटेंट वाज फाउंड टू कॉम्प्लीमेंट द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ म्यूटेंट लाइन। चारों के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन शो कर रहा है, खुद के साथ तो दिखाएगा ही नहीं ना। उसके बाद बोल रहा है कि हाउएवर नो अदर कॉम्प्लीमेंटेशन वाज ऑब्जर्व्ड, उसके बाद कोई और कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर नेगेटिव। और मैंने कह रखा है जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोगों को कैरी फॉरवर्ड करना हो तो एक ही तरीका है। यहाँ पर देखो 1 वाला कॉम्प्लीमेंटेशन शो कर रहा है 2 के साथ, तो 1 जिसके साथ कॉम्प्लीमेंटेशन शो कर रहा है उनको अलग में डालते जाइए। तो 2 के साथ भी कर रहा है, 3 के साथ भी कर रहा है, 4 के साथ भी कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है देखो 2 और किसी के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, तो 2 3 के साथ नहीं कर रहा, 2 4 के साथ नहीं कर रहा, सेम में आना चाहिए। 3 4 के साथ नहीं कर रहा और 3 2 के साथ भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बन गया और ये एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बन गया। तो यहाँ पर टोटल कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बन गए, तो 2 बन गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ये लीजिए एक और क्वेश्चन, इसके अंदर भी यही पूछ रहा होगा आपसे कि कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स हैं और कौन कौन से। अच्छा एक और चीज, सपोज इस जीन के अंदर, ये आपके पास एक जीन ए है, इसके अंदर एक म्यूटेशन कहीं पर हो गई, 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, तो आपके पास दूसरा जो इसका कैपिटल ए है वहां पर भी 1 2 3, ये हम कोई 3 रीजन्स लेकर के चल रहे हैं। तो अगर 1 के अंदर भी हो गई, 2 के अंदर भी हो गई, तो ये एलिलिक म्यूटेशन हो गई ना, सेम आप लोगों के जीन के अंदर म्यूटेशन हो रही है। तो सेम सिस्ट्रॉन के अंदर एलिलिक म्यूटेशन अगर होगी तो कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ पर फिर से बोल रहा है कि आपके पास 0 कॉम्प्लीमेंटेशन, नो कॉम्प्लीमेंटेशन को बता रहा है, प्लस कॉम्प्लीमेंटेशन को। तो एक ही तरीका है, 1 कॉम्प्लीमेंटेशन शो कर रहा है 2 के साथ, लाइन डालिए 2 को अलग। 1 3 के साथ नहीं कर रहा सेम ग्रुप में, 1 4 के साथ कर रहा है अलग ग्रुप में, 1 5 के साथ कर रहा है अलग ग्रुप में, 1 6 के साथ नहीं कर रहा सेम ग्रुप में, 2 3 के साथ कर रहा है, दोनों अलग ग्रुप में होने चाहिए है, 2 4 के साथ कर रहा है, दोनों अलग ग्रुप में होने चाहिए, हो गए। 2 5 के साथ कर रहा है, अलग ग्रुप में होने चाहिए, 2 6 के साथ कर रहा है, अलग ग्रुप में है, 3 4 के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन शो कर रहा है, अलग ग्रुप में होने चाहिए, 3 5 के साथ कर रहा है अलग में, 3 6 के साथ नहीं कर रहा है सेम में, है सेम में, 4 5 के साथ नहीं कर रहा है सेम ग्रुप में, 4 6 के साथ कर रहा है अलग में, 5 6 के साथ कर रहा है अलग में, हो गया। तो यानी कि हमारे पास टोटल 3 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बन गए,
पहले कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप उसके अंदर है 1, 3 और 6, यानी कि ये तीनों आपके एलिलिक म्यूटेंट लाइंस है। आपके पास सेकंड जो कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है वो है M2 और आपके पास थर्ड जो कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है वो है 4 और 5। तो इसका मतलब अब ये साथ साथ में आ रहे हैं। बोल रहा है द म्यूटेशन कैन बी ऑर्डर्ड इन अ सिंगल, नहीं भाई सिंगल सिस्ट्रॉन में नहीं है, सब आप लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट जीन्स के अंदर है। ऑल म्यूटेशन बिलोंग टू अ सिंगल सिस्ट्रॉन, नो देयर आर 3 सिस्ट्रॉन्स। सही बात है, 3 आपके पास डिफरेंट है, ठीक है। 1, 3 और 6 आपके पास 1, 3 और 6 एक साथ है, फिर 4 और 5 एक साथ है और 2 एक साथ है। सही बात है। लिंकेज ग्रुप्स आर डिफरेंट, लिंकेज ग्रुप्स होते हैं कि भाई आप लोगों के डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे ये है डिफरेंट जीन्स, शर्त ये है कि ये सेम पे भी हो सकते हैं, क्रोमोसोम पे डिफरेंट पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये हट जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट आप लोगों को कितने आपके पास कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर म्यूटेशन एलिलिक है कि नॉन एलिलिक है। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट आप लोगों को लिंकेज ग्रुप्स का कोई आइडिया नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर से ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर हम लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन के अंदर है कि एक हॉस्पिटल है जिसके अंदर बेबीज की ना इंटरमिक्सिंग हो गई है। अब ये बताओ कि कौन सा आप लोगों को डेफिनेटली, कौन सी कंक्लूजन, डेफिनेटली का मतलब है कि हम श्योर है। सपोज मैं कह दूं कि यहाँ पे मेरे पीछे एक पेड़ है, क्या मैं डेफिनेट हूँ इस चीज पे? नहीं हूँ भाई, पेड़ नहीं है। मैं बोल दूं कि मैं डेफिनेट हूँ यहाँ पर एक बोर्ड है और यहाँ पर बोर्ड है भी, तो डेफिनेट इज कि जिस पे आप 100% श्योर हो। बोल रहा है कि पेरेंट सेट है ए और ए बी का, तो अगर ए है तो यहाँ पर आई ए हो सकता है, आई आई हो सकता है, और दूसरा जो पेरेंट है उसका है आई ए आई बी। तो यहाँ पर बच्चा जो पैदा हो सकता है ए ब्लड ग्रुप वाला हो सकता है, और आप लोगों का बी ब्लड ग्रुप वाला भी हो सकता है, और आप लोगों का ए बी ब्लड ग्रुप वाला भी हो सकता है। तो हम नहीं बता सकते कि कौन से ब्लड ग्रुप का बच्चा होगा। अब बोल रहा है द बेबी विद ब्लड ग्रुप ए इज द चाइल्ड ऑफ पेरेंट सेट 2। सपोज ये तो आपका सेट 1 है, सेट 2 के अंदर बोल रहा है आई ए आई बी, ए बी ब्लड ग्रुप है और आई 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 आई। तो आपके पास यहाँ से दो तरीके के ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, या तो ए या बी। ये सेकंड ग्रुप का है। थर्ड वाले का देखिए, थर्ड वाले का बोल रहा है कि बी ब्लड ग्रुप है, तो हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाली सिचुएशंस लेकर के चलते हैं हमेशा। आई बी मत लिख के बैठ जाना, आई ए आई बी। यहां से भी आप लोगों के पास देखो बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, और आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है बच्चे का। तुम श्योर नहीं है कौन सा होगा। बोल रहा है द बेबी विद ब्लड ग्रुप ए, बेबी जिसका ब्लड ग्रुप ए है, सबके अंदर ए आ रहा है, इज द चाइल्ड ऑफ पेरेंट सेट 2। हम नहीं बोल सकते डेफिनेटली बेबी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी है, इज द चाइल्ड ऑफ पेरेंट सेट क्यू। भाई 3 वाले के पास भी ए बी आ सकता है, क्या पता। बेबी विद ब्लड ग्रुप बी इज द चाइल्ड, सारों के अंदर आ रहा है, क्या पता किसका बच्चा है वो। द parentage of none of the babies can be determined from the given information, that is correct। हम लोग नहीं डिटरमाइन कर सकते, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cis trans complementation test is usually carried out to identify, अभी बताया था कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट सिर्फ ये बताता है म्यूटेशन एलिलिक है कि नहीं है। तो if two mutations are allelic in nature, इंटरैक्शन के बारे में, इन्फ्लुएंसिंग के बारे में, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताता। कॉन्क्लूसिव डाटा, डेफिनेट डाटा किसके बारे में बताता है, एलिलिक है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द न्यूबॉर्न बेबी ऑफ अ मदर हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, जिसकी मम्मी का ब्लड ग्रुप है ए बी, डेफिनेटली जीनोटाइप होगा आई ए आई बी। H पॉजिटिव एंड फादर हैविंग आई ए बी और H पॉजिटिव, अच्छा RH पॉजिटिव होगा शायद, हाँ, यानी कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो इसका मतलब हम बोल देते हैं RH पॉजिटिव है। क्रॉस्ड विद फादर हैविंग ब्लड ग्रुप O, यानी कि आई और RH नेगेटिव है, ठीक है। गॉट मिक्स्ड विद अदर बेबीज इन दी हॉस्पिटल। अब देखो इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप कभी नहीं आएगा और ना ही RH नेगेटिव हो सकता, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप जहां पर लिख रखा है काटा मार दो, नहीं हो सकता।
या तो ए बी भी नहीं हो सकता, बी ही होगा और आर एच पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आर एच पॉजिटिव एक डोमिनेंट ट्रेट है। आर एच नेगेटिव का बच्चा है तो फादर शुड ऑल्सो बी आर एच नेगेटिव, मदर शुड ऑल्सो बी आर एच नेगेटिव, क्योंकि आर एच पॉजिटिव जो है वो डोमिनेंस शो करता है, यानी कि जो आपकी आर एच डी जीन है वो डोमिनेंस शो करती है ओवर दी आर एच सीई जीन, ठीक है, ओवर दी आर एच सीई जीन। तो आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ब्लड ग्रुप, A newborn baby got mixed up, फिर से वो मिक्सअप हो चुका है। देख रहे हो ये डिफरेंट आप लोगों के ईयर के अंदर क्वेश्चन आया, पर मुझे सेम सेम दिखाई दे रहा है। मदर का ब्लड ग्रुप फिर से ओ है, आर एच पॉजिटिव है, फादर का ए बी है, आर एच नेगेटिव है, ए बी है और ओ है, तो बच्चा या तो ए का हो सकता है या बी का हो सकता है। ओ वाले को काटा मारो, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव का ही बच्चा होगा, इसको भी हटाओ। ए बी भी नहीं हो सकता तो ए हो सकता है, और आर एच पॉजिटिव का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अच्छा ये आप लोग उसके अंदर कर लेते हो, ये आपका फ्रीक्वेंसीज का है, हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल लगा लेना, हो जाएगा। ये शैली मैम ने करा दिया होगा आप लोगों को। Which one of the following statements about the determination of AB blood type is incorrect? मतलब CSR ना ऐसे भाई भर भर के ना ऐसे लिखेगा, वो पूरा क्वेश्चन स्मॉल लेटर में लिख रखा होगा, जो उसे चाहिए आंसर में उसको ना फुल बिल्कुल कैपिटल में लिख देगा, और फिर भी हम जैसे प्यारे से मासूम बच्चे उनको क्या कराते हैं, इनकरेक्ट है करेक्ट पढ़ेंगे। अरे क्वेश्चन पेपर में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, वरना आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऊपर लिख लिया करो क्या पूछ रखा है, इनकरेक्ट, गलत पूछ रहा है, गलत। इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत, सही नहीं बताना है, गलत बताना है। ABO ब्लड टाइप्स आर डिटरमाइंड बाय 3 एलील्स ऑफ 1 जीन। 3 एलील्स जो है एक जीन की, उनके बारे में बताता है। सही बात है, एक जीन जो है उसकी 3 एलील है, आई ए आई बी, इसी को तो मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। ये तो 3 है, बिल्कुल सही बात है। 4 ब्लड ग्रुप फिनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 6 जीनोटाइप्स, बिल्कुल। ए के 2 फिनोटाइप होते हैं, बी के 2 फिनोटाइप होता है, एक ओ का होता है, एक ए बी का होता है। तो 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप है, 4 फिनोटाइप है, ये बात भी सही है। पेरेंट्स विद टाइप ए एंड टाइप बी कुड प्रोड्यूस टाइप ओ, हाँ, अगर उनका जीनोटाइप कुछ इस तरीके से हो तो बिल्कुल वो ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। यूनिवर्सल डोनर्स विद ओ ब्लड टाइप डू नॉट कैरी एंटीबॉडीज, अरे भाई वही तो कैरी करते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले एंटीबॉडीज कैरी करते हैं एंटी ए और एंटी बी के लिए, ठीक है। एंटीजन नहीं होता, वो कोई झंडा लेकर के नहीं चल रहे होते। तो डी बच्चों आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे ब्लड ग्रुप और कॉम्प्लीमेंटेशन के भी क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे बच्चों पेडिग्री के क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, हाँ जी, लेट मी इंसर्ट द स्लाइड 1 सेकेंड।
हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और सॉरी प्रोबेबिलिटी बोल रही हूँ, पेडिग्री। पेडिग्री के क्वेश्चंस और करते हैं अब हम लोग। चलो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पेडिग्री गिवन बिलो आर सफरिंग फ्रॉम एल्बिनिज्म, ऑटोसोमल रिसेसिव है। बोल रहा है आइडेंटिफाई द कंफर्म्ड कैरियर इंडिविजुअल्स अज्यूमिंग दैट द मेंबर्स आर होमोजाइगस फॉर द डोमिनेंट एलील। तो जो भी बाहर से आ रहा है, फॉर एग्जांपल बाहर से ये आ रहा है तो ये भी होमोजाइगस है, और बाहर से ये आ रहा है होमोजाइगस है। अब बोल रहा है एल्बिनिज्म एक आप लोगों के पास ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो स्मॉल डिजीज होगा, तो ये भी डिजीज होगा और ये भी डिजीज होगा, ये भी डिजीज होगा और ये भी डिजीज होगा। अब अगर इनके पास स्मॉले है, इनके पास स्मॉले है बच्चों के पास, तो दोनों के पास डिजीज नहीं है, तो दोनों के पास एक स्मॉले तो होना चाहिए। ये देखो इन दोनों के पास भी स्मॉल है, इसकी वो कहाँ भग गई, कौन है इनके माँ बाप, यहाँ पे दिख रहा है आई थिंक ये। तो इन दोनों के पास डिजीज है, तो यानी कि इन दोनों के पास भी एक स्मॉले होना चाहिए। अब देखो ये स्मॉले है, इसके पास भी स्मॉले है, तो कम से कम एक पेरेंट के पास, और अब ये बाहर से आ रहा है तो इसका मतलब 4 के पास भी क्या होना चाहिए, स्मॉले होना चाहिए। अरे भाई ये तो बाहर से आ रहा है, ये थोड़ी ना इस पेडिग्री की है, तो यानी कि ये कैपिटल ए होगा। अब अगर इसके पास स्मॉले है तो इसका मतलब इसके पास भी एक स्मॉले होना चाहिए। अब इन सबके पास स्मॉले है तो इन दोनों में से किसी एक के पास भी स्मॉले होना ही चाहिए, और यहाँ पर भी एक स्मॉले है तो इसके पास भी एक स्मॉले आना ही चाहिए, और इन दोनों में से किसी एक के पास भी स्मॉले होना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं 3 से स्टार्ट करते हैं, कैरियर कौन कौन हो सकता है 3 से अगर मैं शुरू करूं तो 3 का 2 और 3 का 3, 3 का 2 और 3 का 3 सब में है। 3 के 1 के पास नहीं आएगा डिजीज, 3 के 4 के पास भी हम लोगों को श्योर नहीं है, हम लोग उसके पास की आएगा ही, अलील आएगा ही नहीं है हम श्योर, तो ये वाला ऑप्शन हम हटाएंगे। अब देखो और कौन है, 3 का 5 है और 3 का 6 है, 3 का 5 है और 3 का 6 है, यहाँ तक करेक्ट जा रहे हैं। 2 की लाइन में पढ़ते हैं, 2 के 1 के पास नहीं होगा, 2 के 1 के पास वो तो बाहर से आया है ना, वो उड़ गया, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो उड़ गए। अब देखो 2 के पास भी है, बिल्कुल सही बात है, 2 के 4 के पास भी है, सही बात है, 2 के 5 के पास भी है, सही बात है। अब इसके अंदर हमें नहीं दे रखा, अरे एक के पास तो होगा ना, तभी तो इन बच्चों के पास आया है, यहाँ पे तो नहीं दे रखा, इसके पास दे रखा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 का 2 क्वेश्चन फिर भी पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई दी कंफर्म्ड कैरियर, 1 मिनट, कंफर्म्ड पूछ रहा है, हम इसमें कंफर्म्ड नहीं है, हम नहीं है, फर्स्ट में किसके पास है, तो हम कंफर्म्ड नहीं है। अगर पूछ रहा होता इन दोनों में से एक कैरियर है, हम डेफिनेटली श्योर है इन दोनों में से एक है, पर हम ये नहीं कह सकते कि 1 का 1 ही कैरियर है या 1 का 2 ही कैरियर है, तो यहाँ पर फिर करेक्ट आंसर चेंज हो जाएगा, ऑप्शन सी आप लोग करेक्ट करेंगे इधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि कौन सा आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। जब भी आप लोगों को ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इन तरीके के क्वेश्चन करने हैं, एक्स लिंक्ड वाले जब भी इनहेरिटेंस चेक करते हैं तो वहां पर आप लोग हमेशा फादर डॉटर रिलेशनशिप को चेक करेंगे और मदर और सन की रिलेशनशिप को चेक करेंगे। फादर डॉटर रिलेशनशिप और मदर सन रिलेशनशिप्स को आप लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, चेक करने वाले हैं। अगर डॉटर किसी के अंदर भी अगर डॉटर डिजीज्ड है, चाहे वो रिसेसिव हुआ चाहे वो डोमिनेंट हुआ, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चाहे एक्स लिंक्ड रिसेसिव, अगर डॉटर डिजीज्ड है तो उसका फादर डिजीज्ड होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और अगर मदर डिजीज्ड है, और अगर मदर डिजीज्ड है तो उसकी भाई आप लोगों के पास सन डिजीज होना ही चाहिए। एक्स लिंक्ड की बात चल रही है इधर, एक्स लिंक्ड की बात चल रही है इधर। ये वाली रिलेशनशिप्स एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि क्या पता मदर से आ जाए, क्या पता मदर से आ जाए। ठीक है, लेकिन रिसेसिव पे काउंट करती है, ये हमेशा आप लोगों की चलेगी ही चलेगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो, यहाँ पर डॉटर ही है, डॉटर के पास ही जा रहा है, फादर है, फादर के पास भी जा रहा है, डॉटर के पास भी जा रहा है, तो यहाँ पे कोई ऐसी एक्स लिंक्ड रिलेशनशिप भी नहीं है, तो हम मान के चलेंगे टी और क्यू तो नहीं आ रही है फॉर टाइम भी।
ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकते कि नहीं हो सकते? ऑटोसोमल रिसेसिव में स्मॉल ए डिजीज होगा, तो जो भी डिजीज दिखाई दे रहा है स्मॉल ए लिख दो, क्योंकि वो पेडिग्री के अंदर डेफिनेट है। तो अगर ये कैपिटल ए स्मॉल ए हुआ तो बिल्कुल सही बात है, इधर कैपिटल ए स्मॉल ए हुआ, स्मॉल ए हो सकता है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, तो ऑफ कोर्स है यहाँ पर एक्स ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। तो क्या खाली आर ऑप्शन है? इधर नहीं, यहाँ पर खाली आर का कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आर पी के साथ है, या आर क्यू के साथ है, या आर एस के साथ है, एस ओनली है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट में कैपिटल ए भी डिजीज है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी डिजीज है, लेकिन हम श्योर है कि नॉन डिजीज वाले स्मॉल ए है। तो ये स्मॉल ए हुआ, ये स्मॉल ए हुआ, ये भी स्मॉल ए हुआ, ये कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए कुछ भी हो गया, लेकिन इसको आप लोगों का हेट्रोजाइगस होना चाहिए क्योंकि बच्चे नॉन डिजीज हैं। तो आप लोगों के पास बिल्कुल डेफिनेटली कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकते हैं, ये कैपिटल ए स्मॉल ए हुआ तो ये डिजीज हो सकता है। तो ये भी हो रहा है, इसका मतलब आर और एस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक फॉलोइंग पेडिग्री दिखाई दे रही है और उसके अंदर पूछ रहा है हमसे कौन सा मोड ऑफ इनहेरिटेंस है और कौन से हम लोग उसके थ्रू हम लोग ये कंक्लूसिवली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि वो मोड ऑफ इनहेरिटेंस वहां पे हो रहा है। मुझे दो ऑप्शंस के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव दिखाई दे रहा है, क्यों ना पहले उसी के लिए चेक कर लूं। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस के अंदर आप लोगों का स्मॉल ए क्या होता है बच्चों? डिजीज होता है ऑटोसोमल रिसेसिव में। तो मुझे दिखाई दे रहा है ये स्मॉल ए ये भी स्मॉल ए होगा, ये भी स्मॉल ए होगा, और ये दोनों भी स्मॉल ए होंगे। इसका मतलब अगर बच्चों के अंदर स्मॉल ए आ रहा है तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर भी। ये कैपिटल ए भी हो सकता है, आराम से ट्रेवल कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका मतलब ये कैपिटल ए स्मॉल ए है। यहाँ पर देखो ये स्मॉल ए है, क्या पता यहाँ पर कैपिटल ए हो, ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इन दोनों के पास डिजीज नहीं है, लेकिन दोनों ने स्मॉल ए का जीन भेजा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर डिजीज हो जाए। तो मुझे इसको तो देख करके पक्का पता चल रहा है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। यहाँ से मैं कंक्लूसिवली डेमोन्स्ट्रेट कर पा रही हूँ, तो 3 का 2 3 और 4 का 1 2 से मैं डेमोन्स्ट्रेट कर पा रही हूँ। ऑटोसोमल रिसेसिव 3 का 2 3 और 4 का 1 2, ये वाला क्यों नहीं आ रहा? इसको देख करके मैं क्यों नहीं बता पा रही, क्यों? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला पैटर्न भी चल सकता है, क्या पता भाई, ठीक है। तो हमारे पास अब अच्छा डोमिनेंट, अगर किसी को वो करके देखना है कि कौन सा करे भाई, कौन सा करे, ऑटोसोमल डोमिनेंट में सबसे पहले तो स्किप नहीं होते। डोमिनेंट डिजीजेस के अंदर ज्यादा आपकी जनरेशन स्किप नहीं होती। मुझे दिखाई दे रहा है एक पूरे जनरेशन के अंदर किसी को बीमारी नहीं हुई, काय का डोमिनेंट, जब वो अगर बीमार ही नहीं कर पा रहा है तो भाई, तो आपके पास कौन सा आ जाएगा? रिसेसिव आ जाएगा, और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा सकता है? द ट्रेट ऑफन स्किप्स अ जनरेशन, अगर स्किप कर रहा है तो रिसेसिव वाला हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई होगा। द नंबर ऑफ अफेक्टेड मेल्स और फीमेल्स ऑलमोस्ट इक्वल है, अगर आप लोगों की मेल और फीमेल ऑलमोस्ट इक्वल है तो हम कहते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ऑटोसोमल हो सकता है। द ट्रेट इज ऑफन फाउंड इन द पेडिग्रीज विद कॉन्सेंजुअस मैरिजेस मतलब कि भाई आपका ब्रदर और सिस्टर के बीच में आप लोगों की मैरिज हो रही है, तो आपके पास ए टाइप का इनहेरिटेंस, यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों प्रोबेबिलिटी का पूछ रहा है। जनरली जब भी आप लोगों से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आए पेडिग्री के अंदर, साथ में ये भी पूछे कि कौन से तरीके का इनहेरिटेंस है, खुल के बोल रही हूँ, तुक्का भी मारना हो लास्ट मिनट बिल्कुल, तो भाई ऑटोसोमल रिसेसिव ही होती है जनरली प्रोबेबिलिटी वालों में, ठीक है। वहां पे जाकर के गलत करके मेरा नाम मत लेना फिर। ऑटोसोमल रिसेसिव जनरली होती है, अज्यूम करके चलना, उसके बाद करेक्ट कर देना। तो हम इसके अंदर हमसे बोल रहा है हाँ कौन सा है? विद कंप्लीट पेनिट्रेंस, यानी कि जिसके पास होगा वही आएगा। एक रेयर रिसेसिव है। अब मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि भाई कोई मदर डॉटर सन वाला रिलेशनशिप भी नहीं दिखाई दे रहा। इक्वली मेल और फीमेल अफेक्टेड है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। कैसा है भाई? रिसेसिव डिसऑर्डर है। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। जब भी आप लोगों से, मैंने हमेशा बोल रखा है, जब भी आप लोगों से चाइल्ड के ऊपर प्रोबेबिलिटी पूछे तो चाइल्ड के पास वो जीनोटाइप आए उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय पेरेंट के पास वो जीनोटाइप आए उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि
फादर की भी मल्टीप्लाई करेंगे उस जीनोटाइप को आने की, और मदर की भी उस जीनोटाइप को आने की प्रोबेबिलिटी को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर इधर हमारे पास स्मॉल जीन आ रहा है, इसका मतलब दोनों पेरेंट्स के पास एक स्मॉल होना चाहिए। इन दोनों के पास डिजीज नहीं है, अगर दोनों के पास एक एक स्मॉल है ही, तो आपके पास यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। अब देखो आपके पास बोल रहा है कि अ चाइल्ड फ्रॉम मैरिज बिटवीन 2 और 2-3 will show the disorder only if their parents carry the recessive allele। बिल्कुल सही बात है। What is the probability that child will show the disorder? तो ये प्रोबेबिलिटीज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू कैरी द रिसेसिव allele। अब देखो इनके पास अगर स्मॉल है और ये डिजीज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर यही हमारे पास जीनोटाइप हो सकता है। इनको अगर इनके बच्चे के पास स्मॉल भेजना है तो एटलीस्ट इनके पास कैपिटल ए स्मॉल जीनोटाइप होना चाहिए। अरे भाई ये कैपिटल है अगर दोनों हो गए तो कहाँ से स्मॉल आएगा, नहीं पॉसिबल है। या फिर अगर एक कैपिटल है स्मॉल हो गया और एक कैपिटल है हो गया तब भी नहीं होगा। किसी के बहुत प्यारे से दिमाग के अंदर स्मॉल है तो नहीं आ रहा, दिख रहा है भाई इनको बीमारी नहीं है, स्मॉल आप कंसीडर ही नहीं करेंगे, दे आर नॉन डिजीज। तो अब देखो ये दोनों पेरेंट्स जो हैं कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस करवाएंगे कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ, तो आपके पास कैपिटल ए आ सकता है, आपके पास कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है और स्मॉल ए आ सकता है, ये आ सकता है। अब ये अगर आगे तो डिजीज हो जाएगा, लेकिन नॉन डिजीज है तो इन तीन केसेस में से हेट्रोजाइगस आए इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/3। अब आप लोगों ने दोबारा से यही सेम क्रॉस करवाए और आपके पास स्मॉल ए आए, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 4 में से सिर्फ एक ही केस है तो 1/4, यानी कि अब बच्चे को डिजीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चाइल्ड को वो जीनोटाइप आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, पेरेंट एक की प्रोबेबिलिटी 2/3, दूसरे की भी प्रोबेबिलिटी 2/3। 2 2 4 से 4 कट गया, 3 3 9 तो 1/9 है प्रोबेबिलिटी, तो यानी कि ऑप्शन करेक्ट और प्रोबेबिलिटी रिसेसिव वाली इसकी 2/3, ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म नहीं होते। इसके अंदर भी देखो दिख रहा है कि सिर्फ सारे मर्द जात के पास ही डिजीज है, जितने यहाँ पर मेल्स है सबके पास डिजीज है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वाई लिंक्ड है। वाई लिंक्ड होने का मतलब होता है कि अगर एक ग्रैंडफादर डिजीज है तो उसके अगर 10 लड़के तो 10 के 10 के पास डिजीज होने चाहिए। अब अगर इसके पास दूसरा लड़का भी था ये 3 नंबर वाला, तो इसको बीमारी क्यों नहीं हुई, इसको क्यों नहीं हुई, इसका मतलब ये वाई लिंक्ड तो नहीं है, उड़ाओ इस ऑप्शन को। अब ऑटोसोमल है, पता चल गई है ऑटोसोमल है। अब बोल रहा है द इनहेरिटेंस पैटर्न ये कंप्लीट पेनिट्रेंस है फलाना ढिकना, द ट्रेट इज ए ऑटोसोमल, खत्म। द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड फ्रॉम मैरिज ऑफ 3-1 और 3-2 विल शो द ट्रेट, और अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये आप लोगों की डोमिनेंट ट्रेट भी नहीं है, इसका मतलब हम अज्यूम करके चल रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये डिजीज है स्मॉल ए, और अगर बाकियों के पास डिजीज नहीं है तो या तो ये कैपिटल ए। अब देखो यहाँ पर कैपिटल ए जीनोटाइप क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर कैपिटल ए आएगा तो सारे के सारे बच्चे कैरियर हो जाएंगे, लेकिन अगर एक बच्चा डिजीज दिखाई दे रहा है तो दूसरे पेरेंट के पास कम से कम कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए। इसके पास अगर स्मॉल ए है तो इन दोनों के पेरेंट्स के पास एक एक स्मॉल ए आना चाहिए, यानी कि और अब ये नॉन डिजीज्ड है तो इनके पास यही जीनोटाइप होगा। अब इसके पास कैपिटल ए स्मॉल ए ही आएगा, इसके पास स्मॉल ए है तो इसके पास कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए। आपने कैपिटल ए स्मॉल ए का स्मॉल ए के साथ क्रॉस करवाया, आपके पास दो तरीके के जीनोटाइप्स पॉसिबल है, या कैपिटल ए स्मॉल ए आए या स्मॉल ए। अगर स्मॉल ए आ गया डिजीज हो जाएगा, डिजीज तो है नहीं, नॉन डिजीज है, तो एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, यानी कि इस पेरेंट का कैपिटल ए स्मॉल ए आना पॉसिबिलिटी 1, मैं निकालना सिखा रही हूँ, ठीक है। इस पेरेंट का आपके पास कैपिटल ए स्मॉल ए आना उसकी भी पॉसिबिलिटी हमारे पास 1 हो गई। अब देखो कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, ये बोल रहा है विल शो द ट्रेट कंसिडरिंग दैट द इंडिविजुअल 3-1 इज अ कैरियर ऑफ द ट्रेट, ये कैरियर है, इसका मतलब इसके पास कैपिटल ए स्मॉल ए है। अब इस 2 के पास भी कैपिटल ए स्मॉल ए आना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस करवाओ कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ, आपके पास आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको कंसीडर नहीं करेंगे बीमारी हो जाएगी, ये 2 ही आएंगे तो यानी कि इसके पास कितनी है 2/3 है।
कैपिटल है स्मॉल ए का, ये भी कैपिटल है स्मॉल ए आ गए, इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, फिर से कितना आ गया इसका 1/4 आ गया भाई, क्या आ गया 1/4 आ गया। अब ये नहीं पता उसका कैरियर है तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी, उसने बोल दिया तो 1 ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड, ये जीनोटाइप आना है 1/4, एक की प्रोबेबिलिटी 1, दूसरे पेरेंट की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 1/6। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग फ्रेम हो जाता तो आप अलग तरीके से उसको लेकर के चलते। आ रही है बातें समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉमन है ये है, और प्रोबेबिलिटी जो है कैरियर की वो 1/3 है, ठीक है। ऑटोजोमल रिसेसिव भी दे रखा है, 2 और 3 और 2 का 4 से आए और वो फिनोटाइप शो करे, यानी कि उसके पास स्मॉल ए आए, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, इसके पास स्मॉल ए, इसके पास स्मॉल ए, इसका मतलब इस पेरेंट को कैपिटल ए होना चाहिए। इसके पास बीमारी नहीं है, इसके मतलब इसके पास कैपिटल ए ही आएगा, फिक्स है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1। और बोल रहा है कैरियर, यानी कि अब यहाँ पर स्मॉल ए आए, इसका मतलब इसको कैपिटल ए होना चाहिए, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। कैपिटल ए का क्रॉस करवाएंगे कैपिटल ए के साथ, और स्मॉल ए आए, प्रोबेबिलिटी 1/4। तो चाइल्ड की टोटल प्रोबेबिलिटी 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 3 जा 12, तो 1/12 आप लोगों के पास आंसर आना चाहिए। यही तो होगा भाई। कहां से इसने आंसर कैसे कहां से उड़ा दिया। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे अपनी मर्जी से 1 नहीं लेना है, बोल रहा है कैरियर आए 1/3 ही लो, 1/3 ही लो, तो मल्टीप्लाई करो भाई 1/3 से, 3 3 जा 9, और यहाँ पर आप लोगों के पास 9 4 जा 36, तो 1/36 आएगा। सॉरी, जो बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर वो वही लो, ठीक है, तो 1/36। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से तरीके का इनहेरिटेंस है यहाँ पर, ठीक है। मेरे को दिखाई दे रहा है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, डोमिनेंट है लेकिन पेनिट्रेंस इनकम्प्लीट है। अगर तो ये डोमिनेंट होता, सपोज ये डोमिनेंट डिजीज है, एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है, अगर एक्स लिंक्ड है तो अगर इसको बीमारी है तो इसका तो ये बच्चा नहीं है, इसके पास नहीं जाएगी, ठीक है। सपोज डोमिनेंट है, अगर डोमिनेंट है, सॉरी, इसको बीमारी है, सपोज एक्स कैपिटल डी, एक्स स्मॉल डी और एक्स स्मॉल डी वाई, तो इसको बीमारी नहीं है, यहाँ पर एक्स स्मॉल डी आ सकता था, और ये एक्स स्मॉल डी वाई, तो डोमिनेंट होता तो यहाँ पर तो नहीं आ रही है। लेकिन अगर डोमिनेंट विद इन कंप्लीट पेनिट्रेंस है तो एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी है, तो इसके पास जीनोटाइप डिजीज होने का, लेकिन हो नहीं रहा है, तो बिल्कुल आपके पास एक्स कैपिटल डी, और आपके पास ये लड़की बीमार नहीं हो पाती, एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी, ठीक है, हो सकता था इसके पास तो एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी, लेकिन अगर इसको बीमार होना है तो यही जीनोटाइप आना चाहिए, और यहाँ पर भी एक्स स्मॉल डी, ठीक है। यहाँ पर पेनिट्रेंस क्यों कंप्लीट हो जा रही है फिर, या तो इधर पेनिट्रेंस तो यहाँ पर भी कंप्लीट ना हो। अब इधर दिख रहा है कि यहाँ से तो वाई आ गया, ये रहा वाई पापा से आ गया, अब इन सब के पास एक्स स्मॉल डी का आ रहा है, और यहाँ से एक्स कैपिटल डी वाई आ रहा है, सब जा करके हो रहा है। तो अगर यहाँ पर भी इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है कैपिटल डी जीन की, तो भाई यहाँ पर क्यों बीमारी आ रही है, तो इसका मतलब डोमिनेंट विद इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस के ऊपर डाउट है। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर इनके पास, कि भाई इनके पास तो जीनोटाइप है, यहाँ पर शो कर रहा है, इधर शो नहीं कर रहा, तभी ये पॉसिबिलिटी आ रही है। यहाँ पर इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है, यहाँ पर पेनिट्रेंस कंप्लीट है, वो फर्क नहीं पड़ता। पेनिट्रेंस ये नहीं है कि भाई अगर इनकम्प्लीट हो गया तो बिल्कुल इनकम्प्लीट ही रहेगी, ठीक है। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन पॉसिबिलिटी है। बोल रहा है ऑटोसोमल रिसेसिव विद इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। पहले एक्स लिंक्ड रिसेसिव देख लेते हैं कि क्या ये डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है किसी भी सिनेरियो में। अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो यहाँ पर जीनोटाइप एक्स स्मॉल डी होना चाहिए, और यहाँ पर जीनोटाइप एक्स कैपिटल डी वाई होना चाहिए, यानी कि इसके पास हो जाएगा एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी। अब इसके पास भी बीमारी नहीं है तो एक्स कैपिटल डी वाई आपके पास आएगा, लेकिन इनके बच्चे कभी बीमार नहीं होंगे, उनके पास कभी बीमारी नहीं जाएगी, तो इट कैन नॉट बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव देख लेते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव होने के लिए ये लीजिए स्मॉल ए, अब इसके पास बीमारी नहीं है,
ये या तो कैपिटल ए हो सकता है या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। पर क्योंकि मुझे यहाँ पर स्मॉल ए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इनके पास एक एक स्मॉल ए आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर इसके पास कैपिटल ए आ गया, और हम जनरली मानते हैं बाहर से जो भी आ रहा है वो होमोजाइगस होता है, तो इनके बच्चे भी कभी बीमार नहीं होंगे, उनके पास तो कभी स्मॉल ए नहीं आएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी कट आउट हो गई। अब ऑटोजोमल रिसेसिव तो वैसे ही नहीं आ रहा है। अब अगर आ रहा होता तो सपोज अगर इसके पास कैपिटल ए होता और इधर स्मॉल ए होता और यहाँ पर कैपिटल ए आता, तो हम इसके अंदर तो बोल देते इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, लेकिन यहाँ पर बीमारी का जीनोटाइप आ कैसे रहा है? तो इट कैन नॉट बी ऑटोजोमल रिसेसिव विद इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, बट इट कैन बी डोमिनेंट विद इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। आप हमेशा ऑप्शंस को लेकर के चलिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पेडिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चा आप लोगों को बोल रहा है कि ट्रेट को क्या बोल सकते हैं। ट्रेट यहाँ पर कौन सी हो सकती है? मुझे दिखाई दे रहा है हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर है। अब लग रहा होगा कि भाई ये वाइलिंग हो सकता है, पर दोनों के क्या है, इनके पास क्या है बच्चों, आप लोगों की बीमारी है। पर क्योंकि यहाँ पर एक आप लोगों के पास जो मदर है एक सन के पास नहीं भेज रही है बीमारी को, मदर डिजीज है, और अगर चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, डोमिनेंट है तो एक एक्स कैपिटल डी जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास अगर हम बोल रहे हैं एक्स लिंक्ड है, तो अगर इस पापा को बीमारी है एक्स लिंक्ड, अगर डोमिनेंट होता, एक्स लिंक डोमिनेंट होता, तो अगर इस पापा को डिजीज है इस लड़की को होनी चाहिए, तो एक्स लिंक डोमिनेंट तो नहीं है, एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है। हम बोल रहे हैं कि अगर एक्स लिंक रिसेसिव है, सेक्स लिमिटेड ट्रेट है, सेक्स लिमिटेड है कि भाई आपके पास कुछ सेक्स के अंदर ही दिखाई दे रहा है, क्यों इसके अंदर कहाँ से आ गया कि अगर मेल के अंदर होता तो फीमेल के अंदर क्यों दिखाई दे रहा है? गलत। अब या तो ऑटोजोमल डोमिनेंट है या ऑटोजोमल रिसेसिव है। अब देखो आपके पास इसके पास डिजीज है, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ ये रिसेसिव है तो ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, इसके पास कैपिटल है स्मॉल है। लेकिन अगर रिसेसिव है तो स्मॉल है, कभी भी इनके बच्चों के पास कैपिटल है स्मॉल है आएगा ही नहीं। तो बी तो गलत हो गया है आपके पास, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट के अंदर बोल रहा है कि आपके पास फॉलोइंग विच इंडिविजुअल्स विल नॉट नेसेसरी कैरी दी अलील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंशन्ड ट्रेट। किसके पास on which one of the following will not necessarily carry the allele? A woman in a family where an autosomal dominant trait is segregating and her mother and son are affected. ठीक है, एक वुमेन है जहां पर एक ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है और वो सेग्रीगेट कर रही है और उसकी जो मदर है और उसके सन जो है वो अफेक्टेड है। ये देखिए, इस तरीके से है, बोल रही है इसकी मदर को भी बीमारी है और इसके सन को भी बीमारी है, और ये एक ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है। अब अगर इसके पास ट्रेट है तो भाई इसके पास कहीं पे होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर स्मॉल है, ये स्मॉल है, लेकिन यहाँ पर अगर कैपिटल ए भी है या कैपिटल ए स्मॉल है तब जा करके बन सकती है। तो इट इज नेसेसरी हो सकता है यहाँ अ डॉटर ऑफ अ मैन हु इज अफेक्टेड बाय एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल विल नॉट कैरी द अलील। ये तो कैरी करेगी ना अलील, तभी तो इसके पास आएगा, अरे भाई तभी इसके पास आएगा। ठीक है, तो इट विल कैरी अलील। अब बोल रहे हैं अ डॉटर ऑफ अ मैन हु इज अफेक्टेड बाय एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। डॉटर और मैन की रिलेशनशिप हो रही है और एक्स लिंक्ड की बात हो रही है, तो ट्रेट कैरी होगी ही होगी। अ फादर ऑफ अ चाइल्ड, इसके बारे में बात हो रही है, हु इज अफेक्टेड विद ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। अगर ये ऑटोजोमल फादर ऑफ अ चाइल्ड, यहाँ पर एक बच्चा है उसके पास अगर ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है, उसको ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट होने के लिए उन दोनों माँ बाप के पास वो अलील होना चाहिए ट्रेट का, तभी तो उस बच्चे के अंदर बीमारी आएगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भाई कोई भी हो तो बीमारी आएगी। तो सी भी सही है। अ फादर ऑफ अ बॉय, सपोज ये रहा, a father of a boy affected with, father of a boy, father के बारे में बात हो रही है, affected with X linked recessive disorder, तो X small d Y। अब भाई फादर और सन है तो यहाँ से तो Y क्रोमोसोम ही आएगा, तो इसके पास तो जीन नहीं है उसका बीमारी होने का, तो डी ऑप्शन हो सकता है हमारे पास कि ये कैरी ना करे अलील को, ये ना कैरी करे अलील को। ठीक है, हाँ जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहाँ से आ गए इधर? इसको कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट जो हमारे पास गोल सॉल्विंग सेशन होगा उसके अंदर हम लोग क्रोमोसोमल एब्रिवेशंस को भी सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। बोल रहा है फॉलोइंग पेडिग्री, कौन सा इनहेरिटेंस, आपके पास टाइम है और इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, जल्दी से सॉल्व करके बताइए फिर। हाँ जी भाई, हुआ क्वेश्चन, इनहेरिटेंस ट्रेट के बारे में बात हो रही है। जब भी मैंने कहा है ऐसे प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आए, जस्ट ज्यूम मान के चलिए भाई वहां पर ऑटोसोमल इनहेरिटेंस रिसेसिव का ही बात हो रही होगी। दो ऑप्शंस के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव की बात हो रही है। वैसे भी देख लो, यहाँ पर फादर सन का है, वो वैसे भी नहीं पॉसिबल है हमारे पास उसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर। इसको बीमारी है, है इसकी प्रोबेबिलिटी 1। भाई जिसको जो बोल रखा है उसकी वही प्रोबेबिलिटी मान के चलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बोल रखा कि हमें कैरियर को क्या लेना है। इसको भी डिजीज है, इसका मतलब इसको कम से कम कैपिटल स्मॉल ए आना चाहिए। कैपिटल स्मॉल ए का क्रॉस करवाओ स्मॉल ए के साथ, है ना, स्मॉल ए के साथ कराओ। आपके पास इस मम्मी को बीमारी नहीं है, अगर इसको बीमारी नहीं है तो इसके पास फॉर श्योर कैपिटल स्मॉल ए ही जीनोटाइप आएगा, तो उसके भी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। अब कैपिटल स्मॉल ए का क्रॉस करवाओ स्मॉल ए के साथ, ये बच्चा डिजीज आए, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई चाइल्ड के जीनोटाइप आने की 1, फादर की 1, मदर की 1। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी हो गई है? 1/2 हो गई है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इधर हमारे पास? करेक्ट हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर फिर से आपको बोल रहा है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, 3 MST, 2 रिस्ट्रिक्शन साइट, फलाना डिगना, और उसके अंदर बोल रहा है बीटा ग्लोबिन जीन है एंड 1 विद इन द जीन, ठीक है। इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय डिजीज, अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इन द बीटा ग्लोबिन जीन अबॉलिशेस द इंटरनल MST1 रिकॉग्निशन साइट। द RFLP पैटर्न शोड, अब ये ऐसे बता रहा है, बोल रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव प्रोफाइल व्हाट इज द नेचर ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर आपको देखो, आपके पास एक नॉर्मल सन आए, आपको तीनों बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। एक नॉर्मल डॉटर आए, ये दोनों बैंड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक अफेक्टेड सन आने के लिए सिर्फ एक बैंड हम लोगों के पास है। तो आपको अगर नॉर्मल आ रहा है, देखो इसका मतलब ये तीनों आपके पास आ रहे हैं, यानी कि क्या पता इसका जीन कैपिटल स्मॉल ए हो, है ना। अब अगर तो ये कैपिटल स्मॉल ए है तो यहाँ पर ये सिर्फ ये 2 है, एक कैपिटल है, दूसरा क्या है? खाली है। दूसरा क्या खाली है भाई यहाँ पर? तो क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है? क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? देखो अफेक्टेड सन, सपोज आपके पास अफेक्टेड सन के अंदर सिर्फ एक बैंड हम लोगों के पास उस ग्लोबिन जीन का दिखाई दे रहा है, 1.35 किलो बेस पर वाला,
और बोल रहा है कि जो भी डिजीज से इफेक्ट हो रहा है उसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आ रहा है बीटा ग्लोबिन जीन का, जो अबॉलिश कर रहा है इसकी रिकॉग्निशन साइट को। जो क्या कर रहा है, सपोज कैपिटल ए है, उसके अंदर जब स्मॉल ए आ जा रहा है तो रिस्ट्रिक्शन साइट कट नहीं हो पा रही। क्या नहीं हो पा रही? कट नहीं हो पा रही। तो एक ही बैंड आप लोगों के पास दिखाई देगा, ठीक है। और आपके पास रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का बैंड भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास जीन होगा, हो सकता है, ठीक है। अब अगर नॉर्मल सन है, क्योंकि रिकॉग्निशन साइट रिकॉग्नाइज हो रही है तो आपके पास छोटे वाले बैंड्स भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर आपके पास क्या हो गई है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर कट आ गया है, तो आपके पास तीनों में से कोई भी बैंड क्या नहीं हो पा रहा है, नहीं रिकॉग्नाइज हो पा रहा, आपका कट नहीं हो पा रहा। लेकिन नॉर्मल डॉटर के अंदर आपके पास देखो कटिंग हो रही है, दोनों बैंड्स आपको शो हो रहे हैं, दोनों बैंड्स क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये कैसा हो सकता है, रिसेसिव डिजीज हो सकती है। तभी तो आपके पास स्मॉले कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट होगी, कट ही नहीं हो पा रहे हैं, अब आपकी आएगी, यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव हमारे पास डिसऑर्डर हो सकता है। डोमिनेंट होता तो आपके पास ये वाली कंडीशन, नॉर्मल सन के अंदर भी तो एक कैपिटल ए का जीन, अगर मैं बोल रही हूँ 1.35 वाला बैंड, तो वहां पर भी आपके पास नहीं आना चाहिए था। समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, तीनों कौन सा ऐसा इनहेरिटेंस पैटर्न है जो तीनों के अंदर शो हो रहा है, वो आप लोगों से पूछ रहा है। बेस्ड ऑन दी अबव लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन, हाँ जी, क्या बोल रहा है कि आपके पास कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है। नहीं, अभी करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी के, कि कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है आप लोगों की इनहेरिटेंस पैटर्न को। इसके अंदर अगर मैं देखूं तो हमारे पास यहाँ पर दोनों के अंदर डिजीज नहीं है, लेकिन यहाँ पर डॉटर और मदर का रिलेशनशिप है। इसका मतलब एक्स लिंक्ड होना तो थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर, है ना, क्योंकि अगर इसके पास डिजीज है तो ये एक्स कैपिटल डी, अगर हम डोमिनेंट मान के चल रहे हैं, रिसेसिव, हाँ नहीं, तो एक्स कैपिटल डी, अगर हमारे पास एक्स कैपिटल डी, एक्स कैपिटल डी है, एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी है, सपोज इधर से एक्स स्मॉल डी वाई आ जाए, तो भाई इसको भी बीमारी होनी चाहिए थी, इसके साथ क्यों भेदभाव कर दिया, है ना। आपके पास इसके अंदर भी बीमारी होनी चाहिए थी। या फिर अगर मैं मान रही हूँ कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो ये जो मदर है, यानी कि एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी, इधर से एक्स स्मॉल डी वाई आ गया है, और इसका मतलब इसके अंदर एक एक्स कैपिटल डी एक एक्स स्मॉल डी, और ये आपके पास एक एक्स स्मॉल डी वाई। इधर लग रहा है हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, बिल्कुल लग रहा है। लेकिन अगर इस मदर को बीमारी है एक्स लिंक्ड रिसेसिव की, एक्स स्मॉल डी, तो इसके सन अफेक्टेड क्यों नहीं है, तो ए तो नहीं हो सकता। एक्स लिंक डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट है तो भाई दोनों के अंदर बीमारी, इसके अंदर तो जानी चाहिए थी, इसके अंदर भी जानी चाहिए थी, है ना। डोमिनेंट है अगर हमारे पास, तो भाई आपके पास डोमिनेंट के अंदर आपके पास एक एक्स कैपिटल डी का जीन होना चाहिए, एक एक्स स्मॉल डी का। सपोज अगर ये हेट्रोजाइगस भी है तो एक्स स्मॉल डी वाई तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ये मदर के पास डोमिनेंट है और इसका ये डॉटर भी डिजीज्ड है, तो भाई इसके फादर को भी डिजीज होना ही चाहिए था, यानी कि यहाँ पर भी एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है। अब बात आती है ऑटोसोमल रिसेसिव की और ऑटोसोमल डोमिनेंट की। तो भाई ध्यान से जरा इसके अंदर देखना, अगर तो डोमिनेंट होता ये डिसऑर्डर, और अगर इसके पास एक कैपिटल ए जीन है, तो यहाँ पर एक के पास तो कम से कम एक कैपिटल ए जीन होता और वो भी डिजीज होता। दिस इज नीदर योर ऑटोसोमल डोमिनेंट, दिस शुड बी योर ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। यस एवरीवन, तो यहां तक हो गया, आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चंस है भाई। इसके अंदर फिर से अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो बोल रहा है आपसे कौन सा इनमें से इनहेरिटेंस पैटर्न आप लोगों को शो होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कौन सा इनमें से शो होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मैं देखूं कि या तो एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक रिसेसिव है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, या फिर अब पी को पहले ना चेक कर ले, अगर पी नहीं हुआ तो ये ऑप्शन और वो ऑप्शन दोनों उड़ जाएंगे, ठीक है। तो एक्स लिंक डोमिनेंट है या नहीं है, बोल रहा है कि कौन सा इनमें से शो कर रहा है, एक्स लिंक डोमिनेंट है या नहीं है। इसमें ये भी बोल रहा है कि फैमिली कोई गिवन ट्रेट के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था और जो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन है
वो बहुत ज्यादा हाई है अमंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, सम आर ओनली अफेक्टेड व्हाइल अदर डेवलप्ड सीवियर सिम्टम्स एट एन अर्ली स्टेज, यानी कि उनको भी बीमारी तो है, ठीक है, बीमारी तो है। अब अगर यहाँ पर मैं मान के चलूं कि पहला ऑप्शन बोल रहा है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट म्यूटेशन है, तो अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट म्यूटेशन है तो एक्स कैपिटल डी, सपोज यहाँ पर एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी, इसके पास डिजीज नहीं है तो एक्स स्मॉल डी वाई, तो इन सबके पास एक एक्स कैपिटल डी का जीन आ गया। अब अगर इसके पास एक डोमिनेंट जीन था तो इस टू को बीमारी क्यों नहीं हो रही है? अगेन अगर हमारे पास इसके पास बीमारी है तो आपके पास एक और कंडीशन आप लोग देख रहे हो कि अगर मम्मी को बीमारी है तो सबके पास है, अगर मम्मी को है तो सबके पास है, मम्मी को है तो जितने बच्चे हैं सबके पास है, फादर के पास है तो किसी बच्चे के अंदर गई ही नहीं है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट म्यूटेशन तो नहीं हो रहा, तो यानी कि दोनों ऑप्शन उड़ गए। अब इधर से देखो, या तो आर और एस करेक्ट है या क्यू करेक्ट है, ठीक है। क्यू में बोल रहा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्यू के अंदर क्या बोल रहा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जबकि यहाँ पर रिसेसिविटी वाला कुछ शो ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है मदर के पास है सबके पास है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। तो आर और एस में देखो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस हो सकता है, पॉसिबिलिटी कि भाई मम्मी की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर म्यूटेशन है तभी सब बच्चों के अंदर आ रही है, और वेरिएबल एक्सप्रेशन क्यों है? हेट्रोप्लास्टी की वजह से भाई, कि वहां पर किसी के अंदर अगर कैपिटल ए स्मॉल ए अगर आपके पास आ रही है फॉर्म तो वहां पर वेरिएबल एक्सप्रेशन आ रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास कौन सा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है फिर से कि कौन सा पेडिग्री है, मेल अफेक्टेड है, इसकी डॉटर के पास अगर डॉटर अफेक्टेड है और इसका मेल भी अफेक्टेड है भाई, तो इसका मतलब एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस तो मुश्किल है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस तो मुश्किल है। ये देखो ये डॉटर डिजीज है, अगर हम बोल रहे हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, डॉटर डिजीज है, पापा के पास भी बीमारी है, कोई बात नहीं। अब आपके पास इसका जो सन है वो भी डिजीज है, तो इसका मतलब मदर हमारे पास हो सकता है एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी और एक्स स्मॉल डी वाई हो गया हो। अब अगर तो यहाँ पर एक्स लिंक्ड वाली बीमारी है तो भाई इन बच्चों के पास क्यों नहीं आ रही? अगर इसकी मम्मी बीमार है तो इसका लड़का बीमार क्यों नहीं हो रहा? तो एक्स लिंक्ड तो नहीं है हमारे पास, वाई लिंक्ड है। इसके लड़के के पास अगर ये ग्रैंड फादर के पास बीमारी है तो डॉटर के पास कैसे भेज रहा है? डॉटर के पास वाई क्रोमोसोम आ रहा है, तो ना ही यहाँ पर आप लोगों के पास वाई लिंक्ड है, एक ही ऑप्शन बचता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास बोल रहा है कि कौन सा पेडिग्री है भाई? पापा के पास बीमारी है, ग्रैंडफादर के पास, सब लड़कों के पास है, ठीक है, लेकिन इन दोनों लड़कों के पास कहां से आई? तो इट इज नॉट अ वाई लिंक्ड, अगर ऑप्शन में दे रखा है हटाओ इसको। अब अगर ये आप लोगों के पास एक्स लिंक्ड बीमारी है, अगर ये एक्स लिंक्ड होती, अगर तो बच्चों ये आप लोगों की एक्स लिंक्ड होती तो आपके पास इन लड़कों के पास कैसे आ रही है? इनकी मदर के पास तो कुछ नहीं, अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती तो आपके पास यहाँ पर कैसे आ रही है? ये तो इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो इट इज नॉट एन एक्स लिंक्ड, इट इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। कौन सी बीमारी है बच्चों? ऑटोसोमल डिसऑर्डर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेडिग्री बोल रहा है कि क्या पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पर शो हो रहा है? ये क्लासिक इनहेरिटेंस पैटर्न है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, दोनों के पास स्मॉल ए आ जाए तो यानी कि हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव। याद भी कर सकते हो 2 से 3 बार सेम चार्ट को इन्होंने क्या किया हुआ है, रिपीट किया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसके अंदर से सारी करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। जहां पर भी डॉट लगते हैं जनरली पेडिग्री में बोला जाता है दे आर योर कैरियर पेरेंट्स। क्या है बच्चों? वो कैरियर्स हैं आप लोगों के। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। बच्चों आप लोगों को बोल रहा है कि एक पेडिग्री आपके पास दे रखी है, पैटर्न दे रखा है, ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन। अब बोल रहा है कि कौन सी सारी की सारी करेक्ट स्टेटमेंट है, जिसमें सब कुछ करेक्ट दे रखा है। ऑप्शंस में अगर मैं देखूं तो आपके पास ई ऑप्शन ऑलमोस्ट हर जगह है। द गिवन ट्रेट्स अपीयर टू बी ऑटोसोमल रिसेसिव। एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव है कि नहीं है। इनके पास अगर डिजीज है तो यानी कि स्मॉल ए होंगे, तो यानी कि दोनों पेरेंट्स के पास एक स्मॉल ए होगा, ठीक है। अब आपको बोल रहा है इधर से अगर इसके पास भी डिजीज है तो आपके पास इन दोनों के पास भी स्मॉल ए होगा, इसके पास भी डिजीज है, इन दोनों इसके पास स्मॉल ए है तो दोनों के पास ही स्मॉल ए होना चाहिए। ये हमारे पास बात आ रही है। इसके पास डिजीज नहीं है तो कम से कम एक कैपिटल ए होना चाहिए, है ना।
अब यहाँ पर बोल रहा है भाई ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब अगर तो यहाँ पर हमारे पास ई ओनली है, अगर ई है हमारे पास, द गिवन ट्रेट अपीयर्स टू बी ऑटोसोमल रिसेसिव, तो अब ऊपर बढ़ते हैं। अफेक्टेड मेल्स अपीयर टू पास द अलील टू अ डॉटर हु इज अनअफेक्टेड। अफेक्टेड मेल अपीयर्स टू पास वो ट्रेट टू अ डॉटर हु इज अनअफेक्टेड। सही बात है, इन दोनों को कोई अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये बात तो सही है, यानी कि बी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। अब बोल रहा है ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैज एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। हर एक नहीं भाई, यहाँ पर ये फेल हो रही है, इसका मतलब सी इनकरेक्ट हो गई, तो ये ऑप्शन भी उड़ गया और ये ऑप्शन भी उड़ गया। अब बी, ए और डी, एन अफेक्टेड मेल डज नॉट अपीयर टू पास द ट्रेट टू इट्स सन। बिल्कुल सही बात है, वो सन्स के पास जा ही नहीं रही है, ये तो हमने देखा ही नहीं ध्यान से, इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव तो नहीं हो रही है हमारे पास, क्योंकि अगर ये यहाँ पर भी कैरियर है, इसके पास तो डॉट नहीं बना रखा है इन्होंने, अब कैरियर आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ई भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, तो ए भी करेक्ट हो रहा है हमारे पास, बी भी करेक्ट हो रहा है और हमारे पास डी भी करेक्ट हो रहा है, ठीक है, डी भी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर से आपसे बोल रहा है कि कौन इसमें से, बोल रहा है एंजल मैन सिंड्रोम। बच्चों जो एंजल मैन सिंड्रोम होता है, एंजल मैन सिंड्रोम एक्चुअल में आप लोगों का म्यूटेशन होता है अगर मदर के अंदर म्यूटेशन होता है तो सारे बच्चों के अंदर क्या होगा, डिजीज होगा। यहाँ पर आपका मेटर्नल इनहेरिटेंस आता है, ठीक है, मदर के अंदर है तो सबके अंदर होगा, ठीक है। क्रोमोसोम 15 पे हो रहा है, द जीन इज ऑल्सो पैटर्नली इम्प्रिंटेड, इंडिविजुअल शोइंग एएस हैव नॉट बीन इंडिकेटेड इन द गिवन पेडिग्री, इंडिविजुअल 1 डज नॉट हैव एएस। इसके पास एंजल मैन सिंड्रोम है ही नहीं, फर्क भी नहीं पड़ता, उसका वैसे भी जीन नहीं आता है। इंडिविजुअल मार्क्ड विद डॉट्स आर द कैरियर ऑफ UBE3A म्यूटेशन, उनके पास UBE3A म्यूटेशन का क्या है, जीन है, ठीक है। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्ट इंडिविजुअल्स ऑल ऑफ whom आर लाइकली टू शो AS, जो बहुत ज्यादा लाइकली है एंजल मैन सिंड्रोम को शो करने के लिए, विच आर लाइकली टू शो द एंजल मैन सिंड्रोम। अब देखो, अब हमारे पास ये 3 का जो 1 है मुझे दिखाई दे रहा है, इसके पास UBE3A के अंदर म्यूटेशन है तो दोनों के अंदर आएगा, मेटर्नल इफेक्ट है, इसके पास है, इनके अंदर इनहेरिटेंस नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इसके पास है तो 1 और 2 भी क्या करेंगे भाई, आप लोगों के शो करेंगे, 1 और 2 भी क्या करते हैं, शो करेंगे, तो 3 का 1 और 3 का 2 तो आपके पास आएगा ही आएगा, लेकिन आपके पास 4 का 1 और 2 भी आएगा, 4 का 1 और 2 भी आएगा, 4 का, अब 4 का 2 के पास म्यूटेशन है तो वो एंजल मैन शो करेगा, उसके पास आई है म्यूटेशन, इसके पास नहीं आई, तो ये दोनों शो करेंगे, ये भी शो करेगा, इनके पास नहीं आएगा क्योंकि इनके फादर के अंदर म्यूटेशन था, तो ये 2 का 2 और 2 का 5 नहीं शो करेगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ये आई थिंक रिपीट करके हमारे पास लिख दिया है, रिपीट करके आपके पास लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि एक म्यूटाजेनेसिस एक्सपेरिमेंट हुआ, द फॉलोइंग पेडिग्री वर ऑब्टेन्ड and all pedigree have the same phenotype, the mutation is most likely to have occurred, कहाँ पर हुई होगी, सबके अंदर हो रही है, या तो ऑटोसोमल म्यूटेशन है, रिसेसिव म्यूटेशन हो सकती है, या फिर मदर के अंदर हुई है और सब बच्चों के अंदर आ गई है, मदर के अंदर हुई है और सब बच्चों के अंदर आ गई है, तो इन दी मदर इन दी प्रिकर्सर ऑफ ऑल जर्म सेल्स तभी हो सकता है। इन दी एम्ब्रियो, अगर एम्ब्रियो के अंदर होती तो भाई एम्ब्रियो की डेवलपमेंट तो अलग अलग हो रही है, फिर कहाँ से आ रही है, तो ये ऑप्शन तो नहीं, उड़ गया। ड्यूरिंग मैचुरेशन, वो एग सेल की मैचुरेशन है, नहीं, सबके प्रिकर्सर्स में ही हुई है और उनके मदर के जर्म सेल्स के अंदर ही हुई है, तो यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो हेयर आई रैप अप दिस सेशन। नेक्स्ट के अंदर बच्चों हम लोग करने वाले हैं म्यूटाजन और उसके इफेक्ट एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को, तो नेक्स्ट सेशन हम लोगों का इस पे टारगेट रहेगा। अगर आप लोगों को भाई कोई भी दिक्कत आ रही है स्टिल कमेंट बॉक्स में
यू कैन आस्क क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई, या कोई और भी आपका रिप्लाई कर सकता है। यू कैन गिव अ कॉल, अगर आप रिकॉर्डेड वगैरह वाले बच्चे हो तो आप लोग एक बार हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।